हमारे उत्तराखंड में ये चीज हो गया है कि इतनी सी धुन मिल गई है, इसने मेरा कॉपी कर लिया। ये गाने का पता नहीं है लेकिन हुक लाइन हिट हो रही है। जो बात उस टाइम पे थी ना, वो शायद अब वो आर्टिस्ट फील कर ही नहीं सकता। आप दो तरफा गेम खेल रहे हो ना, आपने उधर भी बोला इधर भी बोला है, आपका गाना हिट नहीं हुआ है तो आप दूसरे पे के काम को ना खराब मत कीजिए। आप पे इतनी क्षमता है कि आप उसके मरने के बाद इतनी बड़ी जनता इकट्ठी कर सकते हो, आप उसके नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो तब जब वो बीमार है, जब उसको चाहिए, तब क्यों नहीं होता है ये? हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो उस गाने को? एक एक परफॉर्मेंस के उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट को नहीं दिए जाते। सम्मान की परिभाषा मुझे ये बताई गई कि आपने हमारे गाने पर रील नहीं बनाई, इस वजह से हमने आपको सम्मान नहीं दिया। मैं हारी पता किस वजह से? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिली पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राकेश त्रिवाण। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनको आप पिछले कई सालों से स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की खूबसूरत अदाकारा मिनी उनियाल, जो कि पिछले कई दशकों से हमारे उत्तराखंड के संगीत को, हमारे उत्तराखंड की फिल्मों को अपने अभिनय से सजा रही हैं। तो मिनी उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिली पॉडकास्ट। जी धन्यवाद पहले तो मुझे हिली पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। जय उत्तराखंड जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और मैं काफ़ी टाइम से आना भी चाहती थी बट नहीं बन पा रहा था आने का। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आपको हम बहुत लंबे समय से स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एक्ट्रेस के रूप में। अब आप प्रोड्यूसर भी बन गई है, तो सबसे पहले तो उसकी भी बधाई हो आपको। नहीं, अभी प्रोड्यूसर की लिस्ट में मैं अपने आप को नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं एज अ आर्टिस्ट अभी काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट यहाँ पे सक्षम हो अपना काम करने के लिए। मतलब हम कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगे कि कोई हमारे पे पैसा लगाएगा और हम तब काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट की यहाँ पर ओहदा वो बने कि वो अपने लेवल पे अपने तरीके से काम कर सके। तो ये शुरुआत मैंने करना चाह रही हूँ और करना शुरू कर दिया है। बाकी जनता का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है और आगे भी ऐसे ही मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि आपने बहुत एक लंबा समय आपने उत्तराखंड संगीत को दे दिया है। कम से कम 22-23 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को वही बताना चाहूँगा कि मिनी उनियाल की शुरुआत कब से हुई थी और कौन सा वो पहला गीत था जिससे आप स्क्रीन पर आप दिखी? जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ना डांस और सिंगिंग का बचपन से बहुत शौक था। मेरी स्कूलिंग जो है यहीं देहरादून से ही हुई है। स्टार्टिंग मेरी यहीं से हुई है, विवेकानंद स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। तो मैं स्कूल्स में पार्टिसिपेट करती थी, डांस में, सिंगिंग में। सिंगिंग में मेरा पहले ज़्यादा क्रेज था, लेकिन पता नहीं ट्रैक कहाँ से कहाँ चला गया तो मैं डांस में आ गई। तो हमारी जो कॉलोनी है जहाँ मतलब हम रहते थे, मम्मी लोग पापा हम लोग, तो वहाँ पर एक भारती अंकल हैं, वो जो विजय भारती अजय भारती भैया के चाचा लगते हैं। तो उनको वो मुझे देखते थे कि बहुत पार्टिसिपेट करती है, और तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो कि मैं तुम्हें मिलवाता हूँ किसी से, अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप एल्बम्स वगैरह में आओगे। तो मेरा तो सपना था टीवी में आने का। मैं बस बैठ जाती थी और देखती थी कि मुझे भी उस टाइम पे भावना भाकुनी दीदी हो गई और संचिता कुलकर्णी दीदी हो गई, जो अभी भी बहुत अच्छे लेवल पर क्लासिकल इंस्टीट्यूट चलाती हैं। मैं इन्हें देखती थी कि मुझे ना ऐसे ही आना है, टीवी में ऐसे ही आना है। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो उनके ही घर पे विजय भारती भैया आए थे, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन, तो हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि ऑडिशन क्या होता है, कैसे होता है, बस मैं चली गई वहाँ पर। तो भैया ने मुझे बोल के दिखाया कि चलो ऐसे करो, एक्टिंग दिखाओ करके और डांस करके दिखाओ। तो मैं सिलेक्ट हो गई। मेरी जर्नी मतलब जो है इस इंडस्ट्री में विजय भारती अजय भारती भैया लोगों के साथ ही हुई। फिर हम लोगों ने स्टेज शो करे उनके साथ में, बहुत स्टेज शो करे। मणि भारती अंकल जी हैं जो, और जो आंटी थी, हम सब मिलके करते थे वहाँ पर, मतलब शोज वगैरह। तो फिर स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी जो एल्बम्स का है। वो मुकेश कटहत जी की एल्बम की थी हमने, शायद 2001 या 2 में हमने करी थी वो, मुकड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी। बिल्कुल। तो उसमें पहले तो 8-8 गाने हुआ करते थे, तो उसमें मेरे 2 गाने थे, एक सैड सॉन्ग था, और उस टाइम पे मेरी फर्स्ट एल्बम थी और वही पहली एल्बम का एक गाना था, उंदना बोला गंगाड़ू। वो इतना हिट हुआ था उस टाइम पे भी, बट हमें ना मालूम नहीं था कि हिट भी कोई चीज होती है या फिर कोई चीज फ्लॉप होती है। बस काम करने से मतलब होता था, ना पेमेंट होती थी, पैसों का भी नहीं होता था उस टाइम पे ऐसा कुछ। तो वो मेरी पहली एल्बम थी और उसके सारे गाने बहुत अच्छे गए थे। फिर सेकंड सीधा मुझे टी सीरीज से काम मिला था राजुली में। अच्छा, सुना होगा आपने गाना वो कुहुलू दादू धोली का। तो उस टाइम में 8th में थी। तो इसी को पूरा सुना दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
इतना अच्छा नहीं गाऊंगी, पर थोड़ा सा सुना देती हूँ। क्योंकि जो आपने बोला था कि मुझे सिंगिंग में जाना था, आज हाँ सिंगिंग का ही ऑडिशन कर दे दिया। बिल्कुल, वो ऐसा था। माधो सिंह भंडारी जी के बारे में तो सब हाँ, जानते ही हैं। बिल्कुल। तो वो गाना मैंने और अजय भारती भैया ने किया था। तो कुछ ऐसा था वो, कुहुलु दादु धलिका किनारालो भरेला बैल, कुहुलु दादु भडुमाको भडेलो भरेला। ये तो भरतवाण जी की एल्बम। हाँ, भरतवाण जी की एल्बम थी ये। तो ये हमने किया था। और पहले जैसे अब तो एक ट्रेंड आ गया है ना कि वायरल हिट हो रहा है सॉन्ग, ऐसा कुछ हुक लाइन हिट हो रही है, गाने का पता नहीं है लेकिन हुक लाइन हिट हो रही है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर एक एल्बम में 8 गाने हैं ना, तो वो 8 अलग एक लेवल, 8 गानों का वैरायटी। उसी एल्बम में आपने वो गाना भी सुना होगा विजय भारती भैया का, और अंजू दीदी थी एक, उनका धारमा की जो ने धारम, है ना, बहुत हिट हुआ था वो गाना। उसी एल्बम में पन्नू गुसाई जी का और रचिता दीदी का गाना था वो, हिट मेरी साजण्या चले कखी दो, थोड़ा मॉडर्न तो टाइप का था। हाँ ये था। मतलब उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि ये गाना अच्छा है उस एल्बम का, ये नहीं। 8 गाने वैरायटी, 8 गाने अच्छे, ठीक। मेहनत होती थी, हर अंतरे में अलग अलग स्टेप दिए जाते थे, हर अंतरे में अलग अलग क्रिएटिविटी की जाती थी, है ना। जिसमें विजय भारती भैया हो गए, अजय भारती भैया हो गए, हमारे अरविंद नेगी जी हो गए, अनिल विज जी हो गए हमारे। तो ये काम उस टाइम हमने देखा है अपनी आंखों से कि अगर डायरेक्टर ने बोला करना है तो करना है, वहाँ पे खड़े, इतना डर रहता था करने का। अब तो आपने एक हुक लाइन पकड़ ली है, पता ही नहीं अंतरा उसका क्या है, गाना कौन सी उसका है, कंपनी का है, किसने गाया है, ये नहीं पता होता, बस रील्स बनानी है और ये हुक लाइन पकड़ ली। तो ये चीज थी। उसके बाद तो फिर मेरा दौर चलता, मैंने मुड़ के नहीं देखा, करती रही फिर काम। बिल्कुल। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो कैसा अनुभव रहा है उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए? बहुत अच्छा। मुझे इतना प्यार मिला है ना उत्तराखंड इंडस्ट्री से कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। मतलब मेरे हर एक गाने को, क्योंकि मैंने भी हमेशा गाने बहुत एक मतलब चूज किए हैं। अब आप लगाइए कि मेरे टाइम पे भी वेस्टर्न गाने होते थे, लेकिन मैंने हमेशा ना गाना चूज किया है कि नहीं, अगर मुझे करना है कि नहीं करना है। हाँ। आज के डेट में कहते हैं कि भाई हमसे ऐसा गाना करा दिया, हमारी गलती नहीं, आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाता है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज मुझे रही है। और उत्तराखंड में मुझे इतना प्यार मिला है मेरे गानों को। ये हिट वाली सीरीज तो आप हटा ही दो, है ना, स्लो गाने भी चलते थे। चुमच लया जो गाना है ना, कैसा हरा भरा बॉन्ड जो है, भाना बिछोना बाडुली है, हो गया आपका। और साप सिंह भैया के मैंने बहुत गाने ऐसे करे हैं, विदेश वाला जो विदेश में पति होता है, वो गाना भी उनका बहुत चला था। तो ये चीजें थी, और मुझे तो बहुत प्यार मिला उत्तराखंड से, बहुत। क्योंकि उत्तराखंड में जब भी आप उत्तराखंड के परिधान पहनती हैं, नथ पहनती हैं, कुछ भी पहनती है, गुलवन, तो लगता है कि हाँ भाई पहाड़ी बांध है कोई। तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए कि आप कहाँ की रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। जी, मैं मायके से तो पौड़ी से हूँ, बुढ़ाकोटी है हम लोग मायके से जी। तो और मेरी शादी टिहरी मतलब उनियालों में हुई है, नैल चामी भटवाड़ा। तो वहाँ मैं गई हूँ, 5-6 बार चली गई हूँ अपने ससुराल। बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह, वो भी बहुत प्यारा है भटवाड़ा। तो मैं बेसिकली मायके से पौड़ी से हूँ और ससुराल से टिहरी से हूँ। हाँ, और जन्म जो मेरा हुआ है, मेरे पापा वन विभाग में थे, तो जन्म मेरा बड़कोट में हुआ था। और जब मेरा जन्म हुआ था जिस दिन 5 दिसंबर को, उस दिन बर्फ से पूरा जो है घर पूरा बंद हो चुका था। मतलब मम्मी की डिलीवरी घर में ही करानी पड़ी थी। तो बर्फ के दिन मेरा जन्म हुआ था, बहुत ही आपदा टाइप जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से हुआ। और फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद पापा की पोस्टिंग कोटद्वार हो गई थी। फिर कोटद्वार हुई तो वहाँ भी 1-2 साल हम लोग रहे। उसके बाद फिर पापा की पोस्टिंग देहरादून में हो गई थी। तो मतलब स्कूलिंग यहीं से शुरुआत करी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कई बार, बहुत तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सब प्रशंसक ही है मेरे मोस्टली, बहुत में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप गढ़वाली अच्छे से नहीं बोलते या फिर वो फ्लुएंट गढ़वाली नहीं आती। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने स्कूलिंग यहीं से करी। मैं अगर इस 23-24 साल तक इंडस्ट्री में टिकी हूँ तो मैंने अपने आप से सीखी है, वो लगन मेरी थी, मैंने सीखी है वो गढ़वाली अपने मम्मी से सुन के या पापा से। क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में रहे कि जहाँ कोई गढ़वाली नहीं बोलता था। मम्मी पापा आपस में बोलते थे, हम सुनते थे, हमसे बोलते थे तो हम सुनते थे, हम बोलते थे उनके साथ में। तो वही थोड़ा बहुत करके अगर मैंने यहाँ सीखा भी है तो मैंने इस तरीके से ही सीखी है। मैंने देखा है कई लोग प्योर गढ़वाल से आने के बावजूद भी
गढ़वाली नहीं बोलते हैं, है ना। मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ गढ़वाली, उनसे गानों के बारे में उन्हें बताती हूँ कि देखो ये हमारे वीर भड़ थे, देखो ये तिलु रौतेली, मतलब उन्हें बताती हूँ कि ये चीजें हैं ताकि उनको भी इस चीज का ज्ञान रहे जितना मुझसे हो सकता है। देखिए मैंने सुनी है आपकी गढ़वाली बहुत सारे प्रोग्राम में हो चाहे कहीं भी हो, आप तो बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हैं। तब भी बहुत अच्छी तो नहीं, क्योंकि हाँ बोल लेती हूँ। मुझे अगर बताया जाए कि ऐसा बोलना है और सिचुएशन क्या है तो ऐसा नहीं है, मैं बोलती अच्छी हूँ, टोन मेरी बहुत अच्छी आती है बोलने की। लेकिन कुछ शब्द हमारे गढ़वाली के ऐसे होते हैं कि सल्ला हो गया, है ना, तो मतलब बहुत शब्द ऐसे जो हमें उसमें जोर डालना पड़ता है कि हम सही बोलें उस चीज को, बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि आपने इतनी सारी एल्बम करी है तो आपके साथ एक आपके जो स्टार कास्ट थे वो बहुत चर्चाओं में रहते थे यार, आपकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे लोग, क्योंकि हरे भरे बॉन्ड हो, चाहे और कोई भाना बिछोने बाडोली हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके हस्बैंड हैं किरण उनियाल, उनके साथ कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? वो उनके साथ, वो भी एक्चुअली आर्टिस्ट ही हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे हिट सॉन्ग करे हैं। उन्होंने भी गजेंद्र भैया के करे हैं, उन्होंने किशन भैया के करे हैं उन्होंने, और नेगी जी की एल्बम करी है उन्होंने, भटवान जी की करी है। तो हम लोग ना मैं हेमंत बुटोला भैया हैं जो मैं विभाग से उनके साथ मैं बचपन से जुड़ी हूँ कार्यक्रम में। मतलब ये कि 9th-10th के बाद मैं विभाग के कार्यक्रम से जुड़ गई थी, सांस्कृतिक विभाग से, पता होगा आपको। तो वहाँ से हमारी टीम गई थी नैनीताल, तो हम लोग वहाँ गए थे और ये इनको आर्टिस्ट कम पड़े थे तो इनको नेक्स्ट डे फोन करके 2 आर्टिस्ट बुलाए गए थे। तो बस वहाँ पे हम लोग मिले और हमारे जो आर्टिस्ट जो हिली न्यूज़ के जो ऑनर भी हैं जसपाल जी, जस्सी जी, तो वो भी वहीं थे, मतलब वो भी आए थे इनके साथ में। ये दोनों फ्रेंड भी हैं, आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे। बस वहीं मुलाकात हुई और फिर ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि लव मैरिज इतना, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ये अपने घर वालों को मेरे घर लेके आए। हमने वो लाइफ नहीं जी कि बाइक में घूम रहे हैं, रात को जैसे आजकल देखती हूँ मैं फोन पे लगे रहते हैं, वो लाइफ नहीं जी है। ये अपनी मम्मी लोगों को घर लेके आए थे और फिर हमारी विदिन 1 साल के अंदर हमारी शादी हो गई थी। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि आपने हाल ही में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है जी, तो मैं सोच रहा था कि कहीं वहाँ Q&A ब्लॉग में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपकी लव स्टोरी क्या है, इससे पहले दर्शकों को बता दी जाए। हाँ, लव स्टोरी में बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी आई थी क्योंकि मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे और ये हमारे आर्टिस्टों पे एक लेवल लगा होता है कि उत्तराखंड का आर्टिस्ट है, क्या काम करता है। बात भी सही है। आज मुझे अपने पापा की वो बात याद आती है कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते, है ना। सच में यहाँ के आर्टिस्ट जो डांस में एक एक्टर की बात कर रही हूँ ना, एक्टर्स के यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा ये चीज सुन के, बट मैंने वो चीज झेली है। मतलब मैं ही अभी फीमेल एक्ट्रेस में से काम कर रही हूँ मोस्टली, शायद हाँ मतलब रिटायर भी क्या, कोई अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर पाता है या कोई यहाँ की पेमेंट ही नहीं होती है यहाँ पे इतनी, है ना। तो भाई इसलिए भी आर्टिस्ट, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस ऐसे हैं जो अभी भी वेल मेंटेन्ड है, वो कर सकती हैं काम यहाँ पर यहाँ की कंडीशंस देख के सब पैर पीछे खींच लेते हैं, है ना। पहली बात तो उस टाइम पे आर्टिस्ट होना कोई जॉब नहीं थी, मतलब आप पे जॉब नहीं है, शौक के लिए कर रहे हो। तो पापा ने बोला नहीं भाई मैं अब नहीं दूंगा लड़की, क्योंकि भाई लड़का जॉब नहीं करता है, ऐसे ऐसे बहुत बहुत हुआ इस बारे में। करते करते 2-3 महीने निकल गए इस चीज के लिए। फिर हमारे ग्रुप में हेमंत बुटोला भैया हैं, उन्होंने मनाया पापा को, मेरे बड़े भाई ने, मेरी मम्मी लोगों ने, मेरे चाचा लोगों ने बोला लड़का अच्छा है, अपना घर है उनका, लड़का सच में मुझे ये मिले, ये नहीं मिलते तो आज पता नहीं इंडस्ट्री में मैं काम कर भी रही होती या नहीं कर रही होती, पता नहीं कहाँ किसी और जगह होती नहीं वो, क्योंकि हर फैमिली अलाउड नहीं करती। तो इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ और मैं इनके सपोर्ट की वजह से ही काम कर पा रही हूँ। अच्छा हुआ जो उस टाइम शादी हो गई और इनसे हुई। जी, तो आप इतने लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है इसके म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपने हर आर्टिस्ट के साथ काम किया है जी। और पहले एल्बम आती थी, अब तो सिंगल सॉन्ग आता है, तो कैसा फर्क लगता है आपको कि भाई उस टाइम अच्छा था या अब अच्छा है? उस टाइम अच्छा था, उस टाइम अच्छा, बहुत अच्छा था उस टाइम। मतलब मैं ये कहूंगी कि कंपेयर का तो मतलब ही नहीं बनता कंपेयर करने का, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रही हूँ और मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, गौरव गैरोला को जानते हैं आप? तो उस टाइम मेरे सामने वो बहुत छोटा था जब मैं काम कर रही थी। रोहित चौहान की एल्बम करी थी उसने, ठीक है, बच्चा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मैंने उसके साथ एज अ हीरोइन काम किया, मिजाज हौसिया, हाँ मिजाज हौसिया में काम किया, ठीक है। तो मतलब मैंने बंटी उनके साथ भी काम किया, मैंने इस टाइम पे भी काम कर रही हूँ, मैंने उस टाइम पर जो बात उस टाइम पे थी ना,
वो शायद अब वो आर्टिस्ट फील कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो हमने रियलिटी जो हमने उस टाइम पे फील करी है, जो उत्साह रहता था ना कि हमने शूटिंग में जाना है, हमने शूट करना है, पेमेंट का तो बहुत दूर दूर तक माइंड में रहता ही नहीं था। हाँ। और जहाँ आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे ना, वहाँ आप दिल से काम करोगे। सही बात। ये चीज़ तो फैक्ट है ना। तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। तो फिर अब में ये होता है कि ठीक है, अच्छा काम करना है। आप नहीं जानते टीम कौन सी है, आप नहीं जानते को आर्टिस्ट कैसा है, क्या है जी। आप ये भी नहीं जानते कि प्रोड्यूसर का आपके लिए क्या रिएक्शन रहेगा या आपको कैसा वहाँ पे सिस्टम मिलेगा। बिल्कुल। तो अब पहले तो हमें पता रहता था कि अच्छा भरतवान जी का गाना करना है, सारी टीम, इवन हमें ड्राइवर तक का पता रहता था कि वो भैया आएंगे। खाना बनाने के लिए अलग से एक आदमी चलता था साथ में। तो ये चीजें थी। अब नहीं पता रहता ये सब चीजें कि हम किस उसमें जा रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा। बिल्कुल, ये है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक लंबी जर्नी देखी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, तो क्या एक आर्टिस्ट सर्वाइव कर सकता है इतने लंबे टाइम तक? क्योंकि आपने खुद सर्वाइव किया है, चाहे भले ही घर की कंडीशन अगर अच्छी है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसी फील्ड में काम करना है, तो वो क्या कर सकता है सर्वाइव? अब जब तक अभी मेरा एक गाना आया था रंगरूप की छुट्टी, है ना, तो जब तक मैं काम कर रही थी एज अपना प्रोड्यूसर, जो भी मैं पैसा प्रोड्यूसर नहीं बोलूंगी मैं, मतलब अपना जमा पूंजी जो मैं लगा के काम कर रही थी, तब तक मैं बहुत उत्साह था मेरे मन में कि भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गाना ठीक अच्छा चल रहा है। जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मोनेटाइज नहीं है चैनल, तो अच्छे चल रहे थे गाने भी, उत्साह था। लेकिन जब से मेरा ये गाना स्ट्राइक होके हटा है, एज अ आर्टिस्ट मैं इतनी डीमोटिवेट हो चुकी थी ना कि अगर मैं संपूर्ण होने के बावजूद, देहरादून में अपना घर होना बहुत जरूरी है, आप पे इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट ये वाला काम नहीं कर पा रही हूँ या मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो बेचारे उन लोगों का क्या होता है कि जिनके पास ना कोई प्रोड्यूसर है, टैलेंट कूट के भरा हुआ है, उसको संगीत का नॉलेज भी है, उसका वोकल भी अच्छा है, ठीक है, उसको पूरा पता है कि मैंने क्या करना है, उसका एम भी है, बट उसमें पैसा नहीं है, उसके पास प्रोड्यूसर नहीं है, वो कैसे सरवाइव करेगा? और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने इतने अच्छे आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। कोई होटल लाइन में जा चुका है, ठीक है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिसकी इतनी अच्छी आवाज है ना, उसने इतना कुछ झेला कि वो अब इंस्टीट्यूट चलाती है। वो कह रही मुझे आना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, नहीं आना उसको, क्योंकि वो उसने झेला होगा जो भी जैसे मैं झेल रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी फिलहाल जब तक हम आर्टिस्ट आगे नहीं आएंगे या हम आर्टिस्ट इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो भाई हम प्रोड्यूसरों के ही भरोसे बैठ सकते हैं फिर। बिल्कुल, जैसे आप जिस बारे में आप बात करें, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा वो बात, क्योंकि मिनी उनियाल का एक अपना ऑफिशियल चैनल है जिससे एक गाना आया था रंगरूट की छुट्टी, वो कॉपीराइट स्ट्राइक के चलते वो रिमूव हो गया और जिसकी अभी वो लड़ाई लड़ भी रही है। तो कैसा लगा आपको कि भाई उत्तराखंड में आजकल हर दूसरे तीसरे गाने में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रही है, तो ये क्या हम आपसे उसकी कमी है इसमें कि भाई लोगों में एकता नहीं है या दूसरे के गाने को टारगेट करते हैं? हाँ, यूनिटी तो सबसे पहले यूनिटी ही आती है, ठीक है। हम कहते हैं, हमारा सबका नारा होता है गढ़वालियों का, पहाड़ियों का, कि भाई हमारा पहाड़ी भाई आगे नहीं आ रहा है, हम पहाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे गढ़वाली में गाने क्यों नहीं चलते हैं, क्यों वायरल नहीं होते हैं, कैसे होंगे, ठीक है। मैंने कुमाऊं में ये चीज इतनी नहीं देखी है, इतनी क्या मैंने देखी नहीं है, वहां पर बहुत यूनिटी है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि कुमाऊं में सच में यूनिटी है। बिल्कुल, हम भी वहां जाते हैं। मैंने अभी केशव दा के 3 गाने करे हैं, हाँ। अभी आएंगे वो गाने। बिल्कुल। और मैंने अभी चांदनी एंटरप्राइजेस से, जो अभी आपने हेमंत पांडे जी के साथ भी गाना किया था, मैंने उनकी बसंती विज जी हैं, उनकी बेटी जो है, हाँ, उनका भी मैंने गाना किया। वहाँ पे हमें ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया कि जैसे हम ही सुपरस्टार हैं, ऐसा हमें वहाँ पे ट्रीट किया गया। और पेमेंट से, चाहे आप प्रोडक्शन से ले लो, आप वहाँ पे रहना, सब बहुत अच्छा हमें ट्रीट किया गया। क्यों गढ़वाल में क्यों नहीं ऐसा? अगर चलो ठीक है, मैं एक साइड इस चीज को रखती हूँ कि मेरा जो नया गाना आया, हमारे पहाड़ी राग 4-5 पहाड़ी राग होते हैं हमारे, जो एक दूसरे से कहीं हद तक छू के निकलते हैं, ठीक है। वैसे कॉपीराइट का मतलब जानना चाहिए सबको कि कॉपीराइट होता है अगर आपके लिरिक्स किसी ने उठा के डाल दिए, ठीक है। यूट्यूब ने ये इसीलिए किया था कि लोग क्या करते थे कि बॉलीवुड के सॉन्ग पूरा उठा के अपने चैनल में डाल देते थे। तो यूट्यूब ने ये पॉलिसी रखी कि कॉपीराइट का सिस्टम इसलिए दिया जाएगा। हमारे उत्तराखंड में ये चीज हो गया है कि इतनी सी धुन मिल गई है, इसने मेरा कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर शब्द इसने तोड़ मरोड़ के किसी ने अरे तो फिर
हम कल्चर के बाहर कहाँ जाएं, कहाँ से इतने शब्द लेके आए हम, कहाँ से इतनी धुनें लेके आए हम। ठीक है, आप कहते हैं कि आप फोक पे काम करो। अब अगर कोई आर्टिस्ट फोक पे काम करना चाह रहा है तो हमारे पहाड़ी राग मिलते जुलते राग हैं, अब वो भाई अगर थोड़ा सा छू के निकल भी रहा है, मिल भी रहा है, तो इसमें मेरा मानना अगर वो है कि कॉपीराइट का तो कोई मामला होना ही नहीं चाहिए, है ना। और जहां तक आप अगर ये देख रहे हैं कि कोई कलाकार ये काम कर रही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था। मुझे जब कॉल आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे अच्छे के लिए कॉल आ रहा होगा कि अच्छा हाँ आपने अच्छा गाना किया, लेकिन जिस दिन मैं से डिटेल में बताऊं क्या हुआ मेरे साथ। बिल्कुल बताइए। जिस दिन हमारा 14 को हमारा गाना रिलीज हुआ, 14, 15, 16, 17 को पीक पकड़ने लग गया था। मतलब एक दिन में, हाँ एक दिन में मैं 6 कोलैब एक्सेप्ट कर रही थी लोगों के। अच्छा चलने लग गया था गाना, क्योंकि वो गाना था भी अच्छा है, मतलब था तो नहीं बोलूंगी, दिल दुखता है, तो है अच्छा गाना। उसके बाद ना 17 तारीख की रात को मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से कि 2 लिंक आते हैं, एक तो हमारे गाने का और एक दूसरे गाने का, कि हेलो ये गाना कॉपी है, मैचिंग है, देखिए। मैंने सुना उस गाने को, मैंने लिख के दिया, सर पहली बात तो ये कहीं से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने अपने बलबूते, मेरे जो एग्जैक्ट वर्ड है ना, मेरे पास पड़ा है मैसेज कि सर मैंने अपने बलबूते पे काम किया है, आप मुझे डीमोटिवेट मत कीजिए, मेरे वर्ड यही थे। और फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया कि ठीक है कि आपका सिंगर एक्सेप्ट कर रहा है ये चीज़, और आपका गाना कॉपी है, अंतरा कॉपी हो रहा है, ऐसे वैसे। मैंने दोबारा सुना गाना, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा शायद हो सकता है कि हमारी गलती हो गया हो गलती से। मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा सर देखिए, मैंने कहा मेरी साइड से तो ये गाना कॉपी नहीं, मैं अपनी टीम से बात करूंगी, है ना। फिर आप खुद बताइए, अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोफेशनली अगर कॉल करता है तो उन्हें अपना नॉर्मल नंबर से कॉल करना चाहिए या व्हाट्सएप कॉल करनी चाहिए? नॉर्मल कॉल करनी चाहिए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल करा, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होती है, सबको पता है। उन्होंने मुझे 6:30 बजे के लगे शाम को कॉल किया, तो जो उस कॉल पे मैं इतनी मैं क्या बताऊं, मैं इतना मतलब माइंड डिस्टर्ब हो चुका था मेरा कि वो मुझे कह रहे थे कि हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो इस गाने को, ये गाना कॉपी है, और ऐसे वैसे, कैसे तुमने ऐसा कर लिया, सुना तुम्हें नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ बोला। उसके 2 मिनट की हमारी कॉल हुई, वो फिर वो कॉल कटी, दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं इस लेवल पे हो चुकी थी परेशान कि मैंने वो कॉल नहीं उठा पाई। मैं अकेली घर पे रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, इवन कोई मॉरल सपोर्ट के लिए नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मैंने नहीं उठाई कॉल। उसके बाद उनका मुझे मैसेज आता है जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यू नो हु आई एम। अच्छा, मतलब ये चीजें बोली जा रही है हम आर्टिस्टों को, हम 23-24 साल से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। ये बात तो हमारे इतने लीजेंड्स जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी कभी नहीं बोली है किसी को, इवन अपने फैंस को भी नहीं बोली होगी कि तुम जानते हो कि मैं कौन, कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, टॉक टू मी फर्स्ट। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपको ये लिख के दे रहा है, ये आपको बोल रहा है, तो आप उससे हाथ जोड़ के बात करेंगे? जिस इंसान का गाना रिलीज हो रखा है, वो प्रमोशन में लगी है, उसको कोई इस तरीके से बोले कि यू नो हु आई एम, टॉक टू मी, मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं उनसे हाथ जोड़ के बात करती कि सर माफ कर दो, है ना, मेरी गलती तो थी नहीं। ठीक है, मैंने नहीं किया, मैंने उन्हें कॉल भी नहीं करी, मैंने कोई बात आगे नहीं की। सेकंड डे गाना यूट्यूब से हट गया। ठीक है, हट गया। अब मेन मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने जो गाना हटाया, मैं देखिए नाम नहीं लूंगी क्योंकि सिंगर ने मुझसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करी है कि दीदी मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इंसानियत अगर उनके अंदर बाकी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है इंसानियत बाकी। मैं नाम नहीं लूंगी, अगर उन्हें प्रूफ चाहिए तो मेरे पास आप मुझे फोन करिए, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगी, आपकी ऑडियो वगैरह जो मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं हारी पता किस वजह से? सिर्फ सिंगर की वजह से हारी, जो उस गाने के सिंगर थे। क्योंकि मेरी टीम अभी भी मेरे साथ खड़ी है, मेरे जो लिरिक्स राइटर थे भट्ट जी, डायरेक्टर जो विजय भारती भैया थे, मेरा डीओपी जो थे, ठीक है, और जिन्होंने म्यूजिक बनाया वायरस, ये सब मेरे साथ अभी भी खड़े हैं। लेकिन जहाँ जो अपने स्टेटमेंट बदले हैं, जो अपनी चीजें बदली हैं, वो सिंगर ने बदली हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने आज तक फिल्मों में ये चीज देखी है, छोटे में हम देखते थे अरे अच्छा उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरे साथ रियल में हुआ है ये चीज। और मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ। अगर कोई और आर्टिस्ट होता तो वो सफर नहीं कर पाता। सही बात है। ठीक है, तो आप यकीन करेंगे कि सिंगर ने मुझको गाना, जब मेरा गाना बना था तो उसने मुझे
डॉक्यूमेंट्स अपने साइन, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था सब कुछ मुझे दे दिया था। अब आप बताइए कि जब सिंगर ने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, आपका लिरिक्स राइटर ने डॉक्यूमेंट दे दिए, आप पे सब प्रूफ है और आपको ये बोला जा रहा है कि दीदी आप लड़ो केस, सही बात, आप लड़ो केस, टसन में हुआ है ये सब, मैं आपके साथ दूंगा। अब बताइए मैं नहीं करती क्या? मैं तो इस भरोसे थी ना कि नहीं चलो जिसके संगीत की नॉलेज है वो भी मुझे ऐसा बोल रहा है, और जिसने गाना लिखा है वो बोल रहा है, अड़ा हुआ है कि नहीं, कंपोज किया है वो अड़ा हुआ है कि नहीं। देखो थोड़ा बहुत हर गाने मिलते हैं, हमने कॉपी नहीं, वो गाना तो हमने सुना भी नहीं था आज तक। 1.5 साल में वो गाना 1,30,000 पे अटका हुआ है। मानते हैं अगर हम वो मिलियन में होता तो हमने चलो सुन लिया होगा कभी, मैंने पहली बार वो गाना सुना। चलो जी ये भी हो गया। अब मैं इस बलबूते पे मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ लीजिए, उनको नोटिस भी भेजा, सब कुछ कर दिया था, सब ठीक चल रहा था। बिल्कुल। मुझे ना सिंगर का मैसेज आता है काफी लंबा चढ़ा, तो सिंगर मुझे लिख के देता है कि मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ, ताकि आप जनता को बोल सको कि मैं सच बोल रही हूँ। सिंगर मुझे लिख के देता है कि दीदी मैं ना आपका साथ नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि मुझको ये बोला गया है कि तुम्हारे जो बाहर के शोज होते हैं ना उसमें दिक्कत हो जाएगी, आपके वीजा में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। ठीक, आपका कैरियर मतलब खतरे में आ सकता है। अब आप सोचिए ना किस लेवल पे यहाँ पे चलता है मतलब ये सब ना। मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, मैं बहुत एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरा केस लास्ट पीक पे है और मुझे कल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। मैंने वकील से बात करी है, मुझे जमा करने हैं, और मुझे सिंगर रात को इतनी लेट नाइट मैसेज करके बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, वैसे भी बहुत परेशानी चल रही है दीदी, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा और ऐसी बात है कि देखो कि ना आप ना देख लो कि सोचो, ठीक है। और मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मेरे पास तेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो कहता है कि उनके पास भी है। अच्छा, मतलब आपने क्या बोला है उनको भी? आप दो तरफा गेम खेल रहे हो ना, आपने उधर भी बोला इधर भी बोला है। तो यहाँ मैं तो प्रोड्यूसर की गलती भी नहीं मानूंगी, आपने भ्रमित कर दिया ना उनको। फिर आपने मतलब ये बोला उनको कि हाँ सर गाना कॉपी हो रहा है, और मुझको बोला दीदी लड़ो केस। अच्छा, मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो ये चीज मेरे साथ हुई है। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा चलो ठीक है, सिंगर को मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया है उस गाने में, मेरी टीम ने अपनेपन से काम किया है, जितना भी लिया मैंने दिया, लेकिन सिंगर को मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। गाना अपना काम खत्म होते ही उसको मैंने पेमेंट करी है। अगर आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि चलो ठीक है आप साथ नहीं दे सकते, आपको इतना तो होना चाहिए था कि आपने पेमेंट लिया है, आपने मेरे लिए गाया है वो गाना, एक सपोर्ट तो रखते कम से कम। सपोर्ट नहीं रखते तो आप हट जाते उस मैटर से कि भाई मैंने गाना गाया, मुझे पैसा मिला, मुझे साइड कर दो। बट आपने जो बयान बदला और जो आपने वहां जाके बोला, उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ। 1-1.5 लाख रुपए लगता है नॉर्मल एक छोटे से गाने में, ऑडियो वीडियो में, इतना लगता है उसमें, है ना। तो ये चीज हुई मेरे साथ में। और फिर सबसे मेन बात कि हमारे उत्तराखंड के बहुत ही जो जाने माने हैं उनके थ्रू मुझे बोला, अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि कॉपी हो रहा है, सब मेरे साथ थे कि नहीं इतने में कॉपीराइट नहीं लगता है, इतने में। अब मुझे कहीं से बात आती है कि उन्होंने बोला है कि अब ये ना मेरा मेल ईगो हर्ट हुआ था। किस लिए हुआ था मेल ईगो? क्योंकि मैंने उनसे माफी नहीं मांगी या मैंने उनको बैक कॉल नहीं करा, ठीक है। इसका प्रूफ भी है मेरे पास। उन्होंने बोला मेरा मेल ईगो हर्ट हो गया है, इसलिए मैंने गाना, वो जो गाना है मैंने इसलिए उड़ाया है वो गाना। अब आप सोचिए कि किस हद तक यहाँ पर ये सब चल रहा है कि अगर आपका मेल ईगो हर्ट हुआ है तो आपने किसी का 1.5-2 लाख का नुकसान चुटकियों में कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि हमारे गढ़वाली गाना है, कोई आर्टिस्ट काम कर रही है, ठीक है, गलती अगर हुई भी थी आप मुझे कॉल करते ना, आप मुझे अपने नंबर से कॉल करते। मैं नहीं जानती कि ठीक है, आप देखा होगा आपने कि कोई गाना आता है, हिट होता है, सही बात, हमें क्या बताया जाता है कि उस चैनल का गाना है। हाँ। हमें ये नहीं पता होता कि इसका प्रोड्यूसर कौन है ना। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बोली ना कि यू नो हु आई एम, मैं सच में नहीं जानती थी उनको, क्योंकि मैंने ना कभी उस चैनल से काम किया था, ना मैं उनसे कभी मिली और ना मेरी कभी उनसे बात हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को जानते ही नहीं हो तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि सर मैं आपको जानती हूँ, सर माफ कर दो। मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैंने उनको सच बोला कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है। इस बात में उनका ईगो हर्ट हो गया था, इस वजह से मेरा गाना हटा है ये। नहीं तो मैं उनके चैनल का भी एक गाना बता दूंगी, टी सीरीज का एक गाना है, वो सुना होगा आपने, लाल रंग की पैजामी सब ठीक है। उनके चैनल का गाना है
मांझी के तेली चाह के ने रंग चढ़ी, ऐसा कुछ है उनका। दोनों गाने एग्जैक्ट वो टी सीरीज से है उनका दोनों गाने सेम साउंड कर रहे हैं। ये भी तो सेम साउंड कर रहे हैं ना। हमारा भी अगर ऐसा था, हमारा टेम्पो अलग था गाने का, उनका टेम्पो अलग था गाने का, लेकिन यहाँ मेल ईगो हर्ट हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोड्यूसर्स जो हैं। ठीक, अगर आपको प्रोड्यूसर बनना ही है ना, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब सब आएंगे उसमें, और मैं नहीं चाहती कि सब आए। सही बात। सब बुरे नहीं है। आप देख लीजिए चांदनी एंटरप्राइजेस, कब से काम कर रहे हैं वो। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया, जब 10-12 साल पहले। ठीक है, अभी भी मैं काम करके आई उनके साथ में। वही रिस्पेक्ट, जबकि हम कभी सर से ऐसे मिलते नहीं है, और मैं उनको एज अ प्रोड्यूसर नहीं जानती हूँ, मैं उनको एज अ ह्यूमन जानती हूँ। हम नेगी जी के प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने हम आर्टिस्टों को, जब मैंने काम किया भी नहीं था उनके साथ, उन्होंने हम आर्टिस्टों को बुलाया, हमें लंच करवाया, सारे आर्टिस्टों को हल्द्वानी में। ठीक है, इन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर, जो आर्टिस्टों की कदर करते हैं। ठीक है, वो कभी ये नहीं जताते कि मैंने तुम्हें पेमेंट दी है, काम करो। सही बात। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं मसकबीन। उन सर का मैंने, उनके उसमें भी मैंने सुरमा वाला गाना किया है, भटवाण जी का। ठीक है, उनसे भी मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैंने उनसे कभी बात करी है, बट वो आर्टिस्ट की प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं एक बताना चाहूंगी, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कानीमा रैफल आया है, यंग उत्तराखंड से गाना आया है, अभी 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो गाना, है ना। वहाँ का मैं सुनाऊं छोटा सा किस्सा वहाँ का? बिल्कुल जरूर। मुझे वहां से कॉल आती है विजय भारती भैया की कि ऐसा ऐसा है, एक अंतरा करना है गाने में, क्योंकि डिमांड है कि एक अंतरे की डिमांड है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भैया लेकिन सेकंड डे जो है ना मेरा शूट है, भजन का शूट था, ऋषिकेश जाना था। भैया ने कहा अरे एक अंतरा है, हो जाएगा, आजा। मैं चली गई यहाँ से, हम लोग गए। बिल्कुल। अब क्या हुआ, वहां जाके ना मौसम बिगड़ गया, बारिश हो गई, तो मेरा जो एक अंतरा था वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उस दिन पूरा दिन, जो जितेंद्र जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी जान खा के रखी कि मुझे जाना है, मेरा काम छूट जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था। अब क्या होता है, हम आर्टिस्टों का अगर प्रोजेक्ट हमारे हाथ में था तो 20-30 हजार रुपये बच जाते हैं हम लोगों को, यही हमारी कमाई होती है। ठीक है, मेरे हाथ में बजट था पूरा। अब मुझे ये हो रहा था कि नहीं हुआ तो मैं कल कैसे जाऊंगी। मैंने उनकी इतनी जान खा के रखी, परेशान कर दिया, सर मेरा क्यों नहीं हुआ। विजय भारती भैया जिनसे मैं बहुत डरती हूँ बचपन से ही, बहुत डरती हूँ, उनसे तक मैंने बहसबाजी कर दी कि भैया आपने नहीं करवाया मेरा गाना, ये है वो है। अब सेकंड डे भी बारिश हो गई। अब मुझे वहां पे 12 बजे पहुंचना है ऋषिकेश में, पर मैं नहीं पहुंच पाई। ठीक है, हो गया अंतरा, शाम को हुआ अंतरा। ठीक है, अंतरा हुआ, उसके बाद क्या है कि मैं रात को वापस आ गई। लेकिन मैंने ना उसके बाद सोचा इस चीज को कि ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, बारिश हो गई तो वो क्या कर सकते हैं इस चीज में। अब मेरा जो था अंतरा वो घर में था किसी के, तो गांव जाना था, तो वो कैसे जाते हैं हम लोग ना। तो मैंने, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो प्रोड्यूसर थे है, मतलब जितेंद्र जी, उन्होंने मुझे एक बार पलट के ये नहीं बोला कि आप क्या कर रही हैं, ये क्या बोल रही हैं, हमने आपको पेमेंट में बुलाया है, यहाँ पर 1 दिन का 2 दिन होता है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी ये बात नहीं बोली। विजय भारती भैया जो इतने सीनियर हैं, जिनसे मैं अभी भी डरती हूँ, उन्होंने भी मुझे इतने प्यार से समझाया कि मिन्नी ऐसी ऐसी बात है, देख हो जाता है। सही बात। मैंने गाना भी किया, आज वो गाना 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और आप देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है ना, आप वीडियो देखिएगा, आप लोगों को खुद लगेगा कि क्या गाना बनाया है, एक एक चीज दिखाई है उसमें, है ना। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि उनका बिहेवियर, जाने के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं, मैम पहुंच गए, मैम सॉरी मैम, अरे मैम गलती हो गई है, ये वो। इतने बड़े आदमी मुझे बोल रहे हैं कि मैम ऐसे ऐसी बात हो गई, कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा करेंगे। पेमेंट उन्होंने मुझे बढ़ा के दी, जो मुझे बोली थी वो पेमेंट मुझे बढ़ा के दी। तो ये बताना चाहूंगी कि प्रोड्यूसर की भी ऐसी इमेज होती है, और भी हैं, बहुत बहुत हैं। मेरे को आज तक ऐसे प्रोड्यूसर नहीं, मतलब सामना नहीं हुआ कि जो मुझसे गलत तरीके से, इस तरीके से हो। यही हुआ है अभी जो मेरे साथ गाने वाला केस हुआ है, तो इसमें मुझे पता चला है कि अच्छा प्रोड्यूसर से ऐसा बोलना चाहिए, या जी करके रहना चाहिए, या जो वो बोले सूरज नहीं है वो चांद है तो चांद बोलना है। और ये चीज हमारे कुछ कलाकारों ने खराब कर रखा है, इसीलिए उनके माइंड में शायद ये चीज सेट है कि नहीं, बिल्कुल हम सही है। जैसे अब आप खुद प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो आप अपने आर्टिस्टों को कैसे ट्रीट करती हैं? मैं तो बिल्कुल, हम लोग अभी हमने जितने भी गाने करे, को आर्टिस्ट साथ में, चाहे ग्रुप साथ में था, तो हम बिल्कुल, मैं क्योंकि मैंने झेली है ना वो चीजें, मैं उन चीजों से उभर के आगे आई हूँ। मैं बिल्कुल फैमिली वाला माहौल रखती हूँ,
अगर वो ग्रुप के बच्चे बैठे हैं ना, तो हम भी वहीं बैठेंगे जहाँ ग्रुप बैठा है ना। जहाँ वो खाएंगे हम भी वहीं खाएंगे। और जितना मुझको ये होता है कि कोई प्रोड्यूसर है तो चलो हम लोगों को बच रहा है जितना हम दे रहे हैं, है ना, वो हमें पता रहता है। लेकिन मुझको ना अभी यहाँ से ना वो चीज कमानी नहीं है कि मुझे पैसा कमाना, क्योंकि अभी तो चैनल नया नया है। मुझको लोग कमाने हैं अभी, इसलिए मुझे पता है कि मुझे लोग कमाने हैं। तो मैं अपना बिहेवियर बहुत ही ऐसा रखती हूँ कि नहीं, मैं अभी आर्टिस्ट, मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में, प्रोड्यूसर की लिस्ट में मैं नहीं हूँ अभी, हूँ ही नहीं। खैर अभी तो मैंने रखा ही नहीं है खुद को। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्टिस्टों को लेकर ही काम करना चाहती हूँ। फिर उसमें सिंगर भी आते हैं नए, जितने भी नए सिंगर हैं और जो पुराने भी हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, तो मैं उनके साथ मिलके ही काम करना चाहूंगी। तो चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन इस जो भी आप ये मैटर हुआ है इससे आपने क्या सीख लिया, एक जो भविष्य में काम आएगी? आप सीख मैंने ये ली है, अब मैं सीख भी क्या लूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं मुझको कि आपको ना एग्रीमेंट करना चाहिए। आपको पहले एग्रीमेंट तो किया था मैंने। हाँ। जो गाने का एग्रीमेंट था वो तो मैंने सिंगर से करवाया था, कंपोजर से करवाया था, लिरिक्स जो है हमारे जो जहाँ से गाना बना है उनसे करवाया था। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती थी? बिल्कुल। जिसके जो अपना गाना प्रोड्यूस कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो इससे ज्यादा क्या करेगा? कहाँ तक लीगल जाएगा वो, है ना। और हमारे उत्तराखंड में ना सबसे बुरी चीज ये है कि यहाँ पे ना लीगली कोई काम होता ही नहीं है। चलिए आपने मेरा गाना हटा दिया, एक बार आप मुझे लीगल इन्फॉर्म तो करते, है ना। मेरा वो ऐसा तो है नहीं कि घर या चैनल होगा, है ना। मैंने वो जनता के लिए बनाया, कमर्शियल है मेरा, जो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए बनाया है, लीगल बनाया है। तो आप मुझे एक बार लीगल इन्फॉर्म, नोटिस ही भेज देते आप मुझे, लीगल इन्फॉर्म करते, कॉल करते प्रॉपर। आपको अगर ईगो हर्ट है आपका, आप बड़े हैं, आप अपनी टीम से मुझसे कॉल करवाते। मैं बहुत छोटी होंगी शायद उनके सामने, पैसों से भी और नाम से भी, काम से भी, बट वो मुझे अपनी टीम के थ्रू कॉल करवाते कि देखिए भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब आप बताइए क्या करना है ना। बट आप किसी को व्हाट्सएप कॉल करके धमका रहे हो, आप किसी को रात को 10:30 बजे तक मैसेज करके टॉर्चर कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि यू नो हु आई एम, आपने गलती कर दी है, तो ये तो कोई रूल नहीं हुआ ना यहाँ का। बिल्कुल। तो चलो हम दुआ करेंगे कि वो गाना जल्दी वापस आ जाए, और जो भी है वो रंगरूट की छुट्टी अब शायद पूरी हो जाए बहुत जल्दी। बिल्कुल, अब क्योंकि वीडियो तो हमारे पास है ही पड़ा हुआ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपने लॉन्च कर रखा है उसमें? हाँ, टीजर है उसमें। तो ये है कि देखते हैं अभी आगे। फिलहाल तो मेरा दूसरा गाना आएगा चैनल से अभी इस मंथ के बाद, हम लोग उसका शूट वगैरह करके रिलीज करेंगे उसको। तो सुधाकर भट्ट जी का ही है वो भी, लिरिक्स और कंपोजिशन। अब इस चीज से मैं पीछे तो हटूंगी नहीं कि उन्होंने कंपोज किया था तो अब मैं उनको ना लूं उनकी वजह से, नहीं। मेरी टीम जो थी, मेरी टीम वही रहेगी। मैं किसी पे ये बर्डन नहीं डालूंगी कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर, क्योंकि मुझे पता है कि वो डे 1 से मेरे साथ खड़े थे। आज भी वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि कॉपीराइट का मामला कहीं था ही नहीं है ना। वो उनका मेल ईगो हर्ट हुआ, ये मामला था। तो आपको क्या लगता है कि जो हाल में उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉपीराइट आए हैं, गुलाबी सरारा पे आया, उसके बाद आंखों का बाण पे आया, फिर आपके गाने पे आया, इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, तो क्या मतलब इतनी छोटी सी इंडस्ट्री में इस तरीके से भावना रखना कितना? मेरा पता है एक और मानना है, मेरा ये मानना है कि सपोज मैंने कोई गाना लॉन्च किया, ठीक है, तो वो गाना 1 लाख चला, 1.5 लाख चला, इतना नहीं चल पाया। अब उससे ही हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल हूबहू आप किसी का कॉपी, किसी की मेहनत आप सच में कॉपी नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट है। लेकिन अगर हल्का फुल्का अगर राग मिल रहा है, थोड़ी सी बहुत धुन मिल रही है और वो गाना पीक पकड़ता है, वो गाना हिट होता है, तो क्या दिक्कत है? नाम तो हमारे गढ़वाल का ही हो रहा है ना। बिल्कुल। मैं ये सोचना सबकी बदलना चाहूंगी कि अगर आपका गाना हिट नहीं हुआ है तो आप दूसरे पे के काम को ना खराब मत कीजिए, है ना। आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए उसको कि भाई ये गाना ना ऐसा ऐसी बात है, पर आपने तो गाना ही उड़ा दे रहे हो, आप स्ट्राइक कर दे रहे हो, कॉपीराइट मार दे रहे हो। ये तो फिर तो आप भूल जाइए कि हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और यही वजह है ग्रो नहीं करती है। क्या दिक्कत है कि अगर हमारा कोई गाना किसी गाने से हल्का सा मिलके मिलियंस में पहुंच रहा है, मतलब बाहर की जनता, बाहर देश के लोग उसमें रील्स बना रहे हैं, वहां तक पहुंच रहा है, तो नाम वो उस प्रोड्यूसर का नहीं हो रहा है उसमें, या उस चैनल का, उत्तराखंड का नाम हो रहा है। ये चीज इनकी समझ में क्यों नहीं आती है? बिल्कुल, है ना। अब जो गाना जो था जिसकी वजह से स्ट्राइक मारा है, वो गाना हमने कभी सुना ही नहीं था। मे बी 1,30,000 वो गाना रहा, 1.5 साल पुराना गाना, नहीं चला आपका गाना। लेकिन अगर दूसरा गाना, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो धुन हो रही है मैच, ठीक है, कोई कंपोजिशन मैच नहीं, कोई लिरिक्स हमने उठा के नहीं डाली है, टॉपिक हमारा बिल्कुल अलग, हमारे गाने का टेम्पो अलग, सब कुछ अलग, ठीक है, अगर वो गाना चलने लग रहा है या चल रहा है, तो क्या इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू होना चाहिए था।
बिल्कुल, ये चीजें तो बैठ के भी सॉल्व हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, बातचीत करके और लीगल तरीके से, लीगल तरीके है ना? से, क्योंकि मैं ऐसे तो हूँ नहीं कि आजकल की आर्टिस्ट उठ के आई होंगी, मुझे पता ही नहीं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मैंने काम किया और आपने हटा दिया। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सबको ही जो मतलब ऐसी सोच रखते हैं जो। बिल्कुल। तो चलिए, अब सोच सबकी अपनी अपनी है, किसी को क्या बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को एक सवाल आया था, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है क्योंकि आपका एक अच्छा फैन बेस है, बहुत लंबे समय से आप काम कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा था कि मिनी उनियाल जी से ज़रूर पूछना कि उन्होंने ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं करी हैं, बहुत कम फिल्में करी हैं। नहीं, ये चीज़ मैं सच में बताना चाहूँगी, जब तक मैं अनमैरिड थी, है ना, तब तक ना फिल्मों का, आपने देखा होगा बीच में फिल्मों का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका था। पहले के टाइम पे फिल्में बनती थी, फिर बीच में दौर बिल्कुल खत्म हो गया। उस बीच में मेरी शादी हुई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि शादी होने के बावजूद भी आज मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिल्मों का थोड़ा ये हो जाता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, आपको 1 महीना 15 दिन 20 दिन देना पड़ता है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे हैं घर में, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मतलब मैं जो ये काम कर रही हूँ ना, वो अपनी मम्मी की वजह से ही कर रही हूँ। मेरी मम्मी जो है, मेरे मम्मी, मेरा भाई, बड़ा भाई, तो अभी पापा तो अभी 1-1.5 साल हुआ है एक्सपायर हुए अभी, तो पापा मम्मी भाई इनकी वजह से ही, और मेरे हस्बैंड, इनकी वजह से ही मैं इंडस्ट्री में टिकी हुई हूँ। बट फिल्मों में जाना, 1-1 महीना जाना, 15 दिन जाना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और कंडीशन यही होती है फिल्मों की कि आपको भाई इतने दिन का काम ही इतने दिन का होता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको छोटा मोटा कोई रोल दे रहे हो, अगर आप जुड़ रहे हो ना उस फिल्म से तो आपको अच्छा ही रोल मिलने वाला है। ये तो जैसे अभी मैं एक और मूवी करने जा रही हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को बनाया है कि नहीं, टाइम निकालती हूँ, घर वालों से बात करी कि भाई देखो थोड़ा और सपोर्ट कर लो, इतना सपोर्ट किया है तो और कर लो। तो अब मैं करूँगी अभी एक मूवी होने वाली है स्टार्ट, तो उसमें दिखूंगी मैं आपको जल्दी। पर मेरा मेन कारण यही है मूवी ना करने का। और एक कारण और भी है जो मैंने अभी हमारी मीटिंग जो हुई थी उसमें भी रखी थी, कि मूवी का ना कैरेक्टर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये क्यों करना है, ऐसा मन होता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है ना। तीसरी चीज ये होती है कि हमारी मूवी में ना एक कमी है, हमारे उत्तराखंड की मूवीज में गानों की। पहले की आप मूवी उठाएंगे ना तो सिचुएशन के हिसाब से गाने होते थे, कि लड़का जा रहा है, लड़की फिसल गई ना, तो लड़का उठाने गया तो वहां से उनका सिचुएशन शुरू हो गई, गाना शुरू हो गया। अब की मूवीज में होता है कि तुम पे गाना पड़ा है, दे दो भाई मुझे फिल्म बनानी है, तुम पे गाना, मतलब गाने कहीं से मैच ही नहीं हो रहे हैं उस सिचुएशन पे, थीम से मैच ही नहीं हो रहे हैं। वो लड़की इधर खड़ी है, लड़का उधर कुछ और मैटर चल रहा है, एकदम से गाना आया, गाना कहाँ से आया? ना चलने का, ऑडियंस ना उठने का हॉल में सबसे बड़ा कारण ये भी है ना, कि कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही। तो ये चीज भी है। तो इस बीच आप कोई फिल्म का ऑफर आया आपके पास, जो इतनी सारी फिल्में अभी रिलीज हुई? हाँ, अभी इसमें जो आपकी सुरकंडा हुई थी, ढाई देवी, जो सुरकंडा जो हुई थी, हाँ, उसमें भी उन्होंने कॉल किया था मुझे, देबू रावत जी ने, पर मैं उस टाइम शूट पे थी, चंबा हम लोग शूट पे थे, और फिर उन्होंने गाने के लिए बोला था उसमें कि आपको गाना करना है उसमें, तो उसके ही बीच में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं ना इस कनेक्ट में रही नहीं किसी के, मतलब मैं ना मेरी बात हो पाई किसी से। और एक मूवी और थी, उन्होंने भी कॉल किया था, बट वो पूरा 2.5-3 महीने में बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी कि नहीं कर पाए किसी से बात। तो ये भी है, और सबको पता है कि ये फिल्में नहीं करती है, तो इसलिए शायद कॉल नहीं भी करते होंगे। बिल्कुल, ये हो सकता है, या क्या पता ये भी सोचता हूँ कि क्या पता ज्यादा पेमेंट लेती हूँ। हाँ, ये भी है, ज्यादा पेमेंट, या पेमेंट ज्यादा कितनी होती है मुझे तो यही नहीं पता। क्योंकि तो उनके बजट से ज्यादा हो सकता है, क्या पता। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि मुझे खुद पता है कि यहाँ की इंडस्ट्री में रिकवर नहीं होता है पैसा। ये मैं बताना चाहूंगी जिनको लगता है कि मैं पेमेंट बहुत लेती हूँ, तो ये है कि मुझे इतना पता है, आज मैं खुद भी काम कर रही हूँ, रिकवर क्या, किसी ने गाना उड़ा दिया तो फिर तो पूरा ही गया समझो। रिकवर तो बहुत दूर की बात है। तो रिकवर नहीं होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर कोई सामने से मुझसे पूछता है कि आपकी पेमेंट क्या है, या आपको कोई पूछेगा, आप बताएंगे ना अपनी पेमेंट जो आपने बना रखी है, वो तो आप बताएंगे। सही बात। उसके बाद आप बताइए ना आपका बजट कितना है ना। गाना अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि गाना अच्छा होता है, आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, तो हम लोग पेमेंट पूछते ही नहीं है। बिल्कुल। कंपनी अच्छा, उस कंपनी से है, गाना अच्छा, गाना ये है, अच्छा आर्टिस्ट ये है, हम पेमेंट ही नहीं पूछते हैं। लेकिन अब आप खुद बताइए कि गाना भी नहीं सही,
आर्टिस्ट भी नहीं सही। हाँ। और हमें पता है कि भाई प्रोड्यूसर अच्छा खासा है, वो कर सकते हैं पेमेंट, है ना, तो हम अपनी पेमेंट तो बोलेंगे ना, जो हमें हम इस इंडस्ट्री से ही खा रहे हैं, है ना, यहीं से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है। अब पहले तो हमें पेमेंट भी नहीं होती थी जब हमने स्टार्टिंग में काम किया, शाम को समोसा मिलता था चाय में और हम खुश होते थे कि हमारी पार्टी हो गई। तो भाई वो चीज झेली है, तो इतना तो हमारा बनता है कि हम अपनी एक पेमेंट बांधे कि भाई हम ये पेमेंट लेते हैं, इतना हक तो शायद हमें बनता है। अब जनता ये भी सुन लो जो बोलते हैं कि भाई आपदा में पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारी खुद की पेमेंट नहीं बंधी हुई है हमारी। सही बात। तो ये है। तो चलिए, आपने ये बात तो बहुत अच्छी बोली कि आपदा में बहुत सारे लोगों ने आजकल सवाल उठाया कि उत्तराखंड के कलाकार कहाँ हैं, गायक कहाँ हैं, इन्फ्लुएंसर कहाँ हैं। तो आपने तो जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कोई इतना सक्षम है आर्टिस्ट की किसी को मदद कर सके? जनता गलत नहीं है, जो सवाल कर रहे हैं ना आर्टिस्टों पे, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे कुछ आर्टिस्टों ने, कुछ बड़े बड़े सिंगर जो हैं, उन्होंने ना अपने आप को ऐसा दर्शा रखा है ना उनके सामने, जैसे कहेंगे कि अपना फेम जो दिखा रखा है ना। आप खुद मीडिया में आके बोल रहे हो कि मैं एक शो के इतना लेता हूँ, इतना लेती हूँ, लाखों लाखों आप बता रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो फिर आप उत्तराखंड में आपदा में? बिल्कुल। मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं खुला बोल रही हूँ कि मैं विभाग के प्रोग्राम करती हूँ, विभाग की जो पेमेंट है वो 800,000 रुपए से ऊपर नहीं होती है, ठीक। उसमें आर्टिस्ट रेंट पे रहते हैं, बिल्कुल। प्रोग्राम एक महीने में 2 या 3 भी मुश्किल से होते हैं, ठीक है। कोई आपदा आ गई तो वो भी खत्म, वो प्रोग्राम भी खत्म, ठीक। रही हमारी शूटिंग की पेमेंट, मैं आपको बता दूं कि अच्छी से अच्छी पेमेंट जो होगी वो आपकी 15,000 से ऊपर नहीं होगी। अब उस 15,000 में हमें आना भी है, हमें ड्रेसेस भी लेके आनी है, ठीक है, हमें अपना खर्चा भी करना है, घर आके हमें उस खर्चे से अपने परिवार भी चलाना है, ठीक है, रेंट भी देना है। सही बात है। दिखावा तो मैं तो साफ बोल रही हूँ। अब इसमें चाहे कोई ये बोले कि 800 रुपए के कलाकार, बहुत लोग बोलते हैं 800 रुपए के कलाकार हूँ मैं, ठीक है, मैं करती हूँ विभाग के प्रोग्राम, बचपन से करती हूँ। जब मुझे 150 रुपए पेमेंट मिलती थी, हमें 150 रुपए पेमेंट मिलती थी उस टाइम पे। बट मेरा ये था ना, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमको वैसी वाली वो नहीं थी, पैसों की लालच नहीं था। हाँ, काम था, बस करना है, टीवी पे आना है, पिछौल पहनना है, पाकुला पहनना है, नथ पहननी है, गुलाबंद पहनना है, मतलब ये था हमारे अंदर जज्बा था कि हाँ नहीं करना है ऐसा। बिल्कुल। बट अब जो हो गया है भाई, आर्टिस्टों को पेमेंट ही नहीं मिलती है। जो आर्टिस्ट अगर पेमेंट मांग भी रहा है ना, उत्तराखंड का कलाकार, उसको उसके उत्तराखंड में ही पेमेंट नहीं दी जाती है। बिल्कुल। उसको बाहर के कलाकार, वो बुलाएंगे बाहर से कलाकारों को, उन्हें वो 1.5 लाख रुपए प्रोग्राम के देंगे, सिंगल सिंगिंग के, एक एक परफॉर्मेंस के उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट को नहीं दिए जाते। तो कहाँ से आपदा में मदद करेगा आर्टिस्ट, कैसे करेगा? आपको भी काफी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, और इसके बाद सरकारें भी बहुत सारी बदल गई हैं। तो हर सरकार का यही रुख था कि अब कुछ बदला है, इससे पहले वालों ने कुछ अच्छा किया हो? पता नहीं, हम आर्टिस्टों के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब ये अच्छा तब याद रहता है ना आपको कि जब आपका अच्छा हुआ हो, ऐसा कुछ। तो मैं बताऊंगी आपको कि अभी बहुत टाइम पहले ना, बहुत पहले की बात है, हमने ना नैनीताल में हम शो करने गए थे विभाग के थ्रू। विभाग से भी ये वीडियो जाएगा, सुनेंगे तो बुरा लगेगा उनको, पर जो सच है वो सच है। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज, मैं सच बोलने में नहीं डरती, ठीक है। विभाग से हम लोग शो करने गए थे, और वहां पर नैनीताल में हम उत्तराखंड से जो कलाकार गए थे, पहले तो हम लोग पहुंचे तो हम लोगों के लिए कोई रहने का व्यवस्था नहीं थी। वहां पर भटक रहे हम लोग, रोड में घूम रहे यहाँ से वहाँ, ठीक है। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला, 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम के हमने तैयार होना था, ठीक है जी। क्या रूम का क्या करना था, हमें तो निकलना पड़ा फिर वहां से। किसी ने रेस्ट नहीं करा, 25 लोगों की टीम गई थी। बिल्कुल। उसके बाद बाहर से कलाकार जो आए थे, उनके लिए होटल्स थे, उनके लिए ग्रीन रूम बनाए गए थे, सब कुछ जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अतिथि देवो भव मानते हैं हम, करिए भाई, हमारा तो ये कल्चर है कि अतिथि देवो भव। लेकिन आपके घर वालों के लिए जगह नहीं थी, आपके लिए, हम उत्तराखंड के कलाकारों के लिए, हम आर्टिस्टों के लिए ग्रीन रूम नहीं था। हमारी जो आर्टिस्ट, हमारी लड़कियां थी, हम लोग थे, हमें बोला गया कि बस में चेंज करो। तो उस टाइम पे, इतने साल पहले भी मैं दम रखती हूँ सच बोलने का, मैंने तब भी आवाज उठाई थी। और उस मुहिम में रेखा बदानी, गीता उनियाल दीदी, जस्सी पंवार जी, हमारे हॉलीवुड के जो ऑनर है, वो, मैं हो गई, और 1-2 लोग और थे। मेरे पास कटिंग है अखबार की उस टाइम पे। बिल्कुल। तो ये मुद्दा हमने उठाया था, हम विभाग में गए थे, इस बारे में हमारी अखबार में न्यूज भी आई थी, जो कटिंग मेरे पास अब भी है। लेकिन हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई आर्टिस्ट ही नहीं हमारे साथ। मतलब उस मुहिम में हम जिनके लिए लड़ने गए,
ठीक है, मुझे उस पेमेंट की इतनी नीड नहीं थी, पर जो लोग जो रहते हैं रेंट पे, जो सफर करते हैं, उनके चक्कर से हम लोग आगे आए, और हम सारे ऐसे कलाकार आगे आए थे जिनको उस 800 रुपए की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम आगे आए। लेकिन हमने जब मुड़ के देखा तो हमारे पीछे एक भी आर्टिस्ट नहीं था। तो उसके बाद भी मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसा बोल के। आर्टिस्ट को भाई चाहिए पैसा तो वो जी करेगा, भाई क्या करें, मजबूरी। अब मैं इसको मजबूरी कहूंगी कि आगे भी नहीं आना चाहता, कुछ आर्टिस्ट नहीं आते आगे क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे काम नहीं मिलेगा वहां से, है ना। अब हमारे सिंगर जो थे उनको दिखा होगा कि भैया नई नई प्रोड्यूसर बन रही है ये मुझे उतना काम नहीं देगी जितना मुझे बड़े प्रोड्यूसर से काम मिलेगा। तो ये चीजें हैं, मेरे पास तो बोली गई है ना ये चीजें, तो मैं तो बोलूंगी साफ साफ। सही बात। तो चलिए बढ़िया है, आपने अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बहुत सारे गाने करे हैं, तो कौन सा गाना आपका फेवरेट है, मतलब जिसको आप रेगुलर सुनती हो? इस चीज के लिए भी मेरे पास जवाब है। देखो, जो हम ना अब जो गाने सुनते हैं ना, अब होता है ऐसा कि फेवरेट गाना है, ये गाना वायरल हो गया तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं। आप मेरे पहले के कोई भी गाना उठा लो, चाहे वो स्लो उठा लो, चाहे फास्ट उठा लो, पहले के गाने ना आप बैठ के सुनोगे उन्हें, आप देखोगे उन्हें, और आपको पसंद भी आएंगे। बिल्कुल। तो मेरे बहुत से गाने ऐसे हैं जो मुझे सच में खुद से बहुत पसंद है कि ये गाना, जब मैंने पहला गाना जो किया था उसमें जो सैड सॉन्ग था वो ऐसा, आली ब्यखुनी सबे रेलगाड़ी हरिद्वार माँ, मतलब वो इतना इमोशनल गाना था ना कि लोग सच में ना, मेरी मम्मी जब देख रही गाना आया मम्मी रोने लग गई कि हाँ ऐसा होता। गांव के लोग जब वेट करते थे ना, तो बहुत सालों तक वेट करते थे अपने पति का कि आएगा तब कुछ लाएगा हमारे लिए ना। तो मैं वो बात कहना चाहती हूँ कि पहले के गाने अगर आप कुछ भी उठा के सुन लो, अभी तक आपको उसके अंतरे याद होंगे, आपको याद होगा कि कौन से सिंगर ने गाया है, उसका भाव आपको याद होगा, है ना। तो ये चीज है। बाकी गानों में तो गलियानी मेरा फेवरेट रहा है, और भट्टवाण जी के तो सारे गाने जो मैंने करे, उन्होंने मुझे चुन चुन के गाने दिए जो सबके मुंह में आज भी रहते हैं, है ना। और साप सिंह भैया के गाने हो गए, मुकेश कठैत जी के गाने हो गए, मोस्टली मेरे फेवरेट ही हैं सारे। उसके बाद आपने डिजिटल का दौर भी देखा और सीडी वाला दौर भी देखा, तो कितना फर्क लगता है आपको? फर्क तो मैं ये बोलूंगी जो मैं मानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई मुझे ये बोले कि ये मेरी सोच है ना। देखो, पहले की आप ना मूवीज उठा लो, चाहे एल्बम्स उठा लो, वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं है भले अब, या क्वालिटी उस टाइम नहीं थी। अब के टाइम पे ना सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव हुई है, टेक्निकली नहीं इंप्रूव हुआ है। आप पहले की मूवीज में देखो क्या फ्रेमिंग, मतलब फ्रेम देखो, उनके ग्रुप कोरस देखो, उनके हीरो हीरोइन देखो, A1 सब कुछ सिलेक्टेड है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब जो है सिर्फ क्वालिटी बढ़ी है। बहुत से हैं जो हाँ टेक्निकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पैसा उनको पूरा मिलता है लेकिन वो कहाँ यूज हो रहा है वो पता नहीं चलता, है ना। बहुत से हमारे आर्टिस्ट डायरेक्टर ऐसे भी हैं जिनको पैसा नहीं मिल पाता, अपना बोलते हैं कि अरे इसने गाना कैसे कर दिया, अरे तो उनको नहीं मिला बजट, वो अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे जब उनको बजट ही नहीं मिलेगा, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे जितने भी पुराने डायरेक्टर हैं, जैसे विजय भारती भैया हो गए, अरविंद नेगी भैया हो गए, है ना, और अजय भारती भैया हो गए, बिस जी हो गए, ये गानों में ना एक क्रिएटिविटी लाते थे, हर अंतरे में क्रिएटिविटी लाते थे कि इस अंतरे को ऐसे किया तो इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, और एक डर रहता था मन में कि नहीं उन्होंने बोला है ना तो करना है, ढंग से करना है उस चीज को। अब वो चीज नहीं देखी जाती। अब आपने एक अंतरा पकड़ लिया, एक लाइन पकड़ ली, इस पे फोकस करो, ये हुक लाइन चलनी चाहिए पूरे गाने में। देखा होगा आपने हुक स्टेप, जिसको नाम दिया गया है हुक स्टेप करना, है ना। तो काम आप उत्तराखंड इंडस्ट्री, उत्तराखंड के लिए कर रहे हो, हुक स्टेप आप वेस्टर्न डाल रहे हो, ये चीज मुझे पता नहीं कभी कनेक्ट हो नहीं पाई मुझसे। शायद मैं पुराने सवाल मतलब इस तरीके से सोच रही होंगी, पर मेरा मानना है कि आप कल्चर को ना कितना बदलोगे। मैं चाहती हूँ कि कल्चर को इम्प्रूवमेंट हो उसमें। अगर कोई फटा हुआ पाकुला पहन रहा है ना, उसको नया पहना दो, हमारे कल्चर को रिच दिखाओ ना, है ना। अब आप गुलाबन को यहाँ तो नहीं पहन सकते, नथ को आप यहाँ तो नहीं पहन सकते ना, क्या चेंज करोगे? हमारे कल्चर में चेंज करने लायक कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आपको बदलाव लाना है तो टेक्निकली बदलाव लाओ, कपड़ों में क्यों हेर फेर कर रहे हो, पहाड़ों में नचा रहे हो लड़कियों को स्कर्ट पहना के, क्या इसका मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाती कभी मैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि मुझको भी तो गाने मिले होंगे ऐसे पहले, बट मेरी जो समझ में नहीं आया मैंने नहीं किया, अभी भी
मैं नाम नहीं लूंगी सिंगर का, अभी 1-1.5 साल पहले मुझे आया था कि आपने ऐसा गाना, मैंने कहा गाना भेजो, मेरा एक होता है गाना भेजो। मैंने गाना सुना, फिर रात भर मैं ना यही सोचती रही कि इन्होंने मेरा नाम सोचा कैसे इस गाने में। अच्छा। फिर रात भर मैं यही सोचती रही कि इन्होंने मेरा नाम सोचा कैसे इस गाने में, सोचा कैसे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर मैंने ये नहीं बोला कि गाना खराब है, जिसने मेहनत करी है उसके लिए वो गाना उसका अच्छा ही होगा ना, लेकिन मैंने सब ये बोला कि सर मैं इसमें ना शायद फिट नहीं बैठ रही हूँ, मेरे बस का नहीं है कि मैं मतलब वो चीज करूँ जो इस गाने में बोला गया है ना मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, पहले नहीं पहने तो अब तो खैर मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, है ना। फिर ये चीज है कि मैं अपने उस कल्चर से ना बाहर नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड को मुझको शादी के बाद ही हम लोगों को उसके लिए ऑफर, पंजाबी एल्बम्स के लिए ऑफर आया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सीरियल का भी ऑफर आया था। हाँ, हम दोनों को ही आया था उसमें, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसके बीच में आप फिर यहाँ काम नहीं कर सकते। तो हम दोनों ने साफ मना कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तुम चले जाओ, तुम तो जा सकते हो, तुम जाओ। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि ना कहीं ये सच्चाई है कि हमको ना अपनी मैरिड लाइफ भी बचा के रखनी थी। और मैंने ये चीज देखी है कि जब कोई थोड़ा मतलब अलग इंडस्ट्री में चला जाता है, सक्सेस नहीं हो पाती मतलब मैरिड लाइफ, मैंने मोस्टली जो देखा है। और टचवुड मतलब हम दोनों को 18 साल हो गए पूरे, मेरे को और किरण उनियाल जी को शादी के 18 साल पूरे हो गए। अभी भी हम लोग ना वैसे ही रहते हैं जैसे हम पहले रहते थे, बच्चों की तरह लड़ना खेलना, वो मुझे बच्चे की तरह ही रखते हैं पहले भी और अभी भी। तो वो चीज ना खत्म हो जाती है फिर। सही बात। क्योंकि होता है बाहर इंडस्ट्री में बहुत अलग माहौल है, बहुत ओपन इंडस्ट्री है। ओपन इंडस्ट्री से याद आया कि मुझे लोग कई बार कहते हैं ना, मुझ जैसे आर्टिस्ट जो हम लोग हैं जो फोक से जुड़ी हुई हैं, कि आप क्यों नहीं करते हो शोज, वैसे वाले शोज जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, समझ रहे होंगे आप, जो ट्रेंड चल रहा है स्टेज शो, हमने करे हैं पहले। ये क्या सोच रहे हैं कि ये ट्रेंड अब आया है? नहीं, हमने पहले बहुत स्टेज शो करे हैं, लेकिन मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मतलब इतनी एडवांस नहीं हूँ मैं, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो बाहर की इंडस्ट्री से यहाँ आते हैं ना, वो ओपन है उस चीज के लिए, वो उनकी भाई क्वालिटी है कि वो वहाँ पे इतना बोल्डनेस काम करते हैं, तो यहाँ पे आके उनके लिए उत्तराखंड में काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बाहर इंडस्ट्री में बड़े बड़े शोज करते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज कर रहे हैं, एग्जाम्पल पंजाबी भोजपुरी है ना, उनका हमारे उत्तराखंड में आकर ड्रेसअप होना, स्टेज में बेधड़क एंकरिंग करना, स्टेज में कुछ भी बोल देना, डांस कर लेना, कुछ भी है ना, ड्रेसेस पहन लेना, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जैसे आर्टिस्टों को ना आप लोगों ने सींचा है कि भाई आप उत्तराखंड के कलाकार हो, तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम भी उनकी तरह बोल्डनेस दिखा दें या हम उनकी तरह ड्रेसअप होके स्टेज शो कर लें। तो वो नहीं है, हम सच में नहीं है हमारे बस का। वो उनकी क्वालिटी है कि वो कर रहे हैं, है ना, उनकी क्वालिटी वो कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को देखिए। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उन लोगों को नेगलेक्ट करिए या फिर आप मत देखिए उन्हें, वो उनकी क्वालिटी आप उन्हें देखिए, पर मेरी क्वालिटी इतनी है कि मैं नहीं कर सकती। अगर स्टेज शो की बात करेंगे तो आपने माधव सिंह भंडारी का भी स्टेज शो किया है। हाँ, मैंने 2 प्ले करे हैं और इतने अच्छे लेवल पे करे हैं कि उस प्ले के बाद भी मुझे इतने लोगों के कॉल्स आए, क्योंकि वो जो प्ले है सच में, आप लोगों ने जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा यूट्यूब में देखिएगा। पहले उसको गीता दीदी करती थी, गीता दीदी ने बहुत स्टेज करे हैं माधव सिंह भंडारी के। और उसके बाद फिर मैंने वो, जब दीदी की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि मिनी आजा कर ले, तो मुझे ना डर लगता था कि पता नहीं कैसे होता होगा, क्या होता होगा। तो मैंने किए, दोनों स्टेज करे। उसमें मेरा बेटा जो है वो गजय सिंह बना था। मैंने देखी है। हाँ, उसको अवार्ड मिला था मसूरी में, अलग से, मतलब उसको एज अ चाइल्ड उसको अवार्ड मिला था। फिर मेरी बेटी ने उसमें दुर्गा का जो एक्ट किया था, माता का, वो किया था उसने। फिर सेकंड हमने यहाँ टीरी कॉलोनी में किया, टीरी नगर में। हाँ, टीरी नगर में किया था, वो भी बहुत अच्छा शो गया था, बहुत अच्छा। तो ये चीजें हैं। आप अगर स्टेज शो को तुलना करना चाहेंगे ना जी, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे स्टेज शो करवाइए जो हमारे संस्कृति से जुड़े हो, जो संस्कृति से। अब हमारे पास करने को बहुत, तिलू रतेली हमारे पास है करने को, माधव सिंह भंडारी हमारे पास करने को है, मतलब इतने भड़ हमारे पास, इतने कुछ करने के लिए है ना। आप लोग एक टिक जाते हो स्टेज शो कि आपने सिंगल्स परफॉर्मेंस क्यों नहीं करते हो, आप क्यों भाग रहे हो उस चीज के पीछे, है ना, वही ना, क्यों थक रहे हो। बिल्कुल, एक बात सही बात है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, चाहे पुराने हों अब के हों, तो किसके साथ लगता है आपको कि मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी उनके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनके साथ मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कैमरे के आगे खड़ी हूँ। सेकंड जो है अजय सोलंकी जी,
बहुत सारे गाने आप हाँ, दोनों के। मतलब अजय के साथ तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है ना कि वो अजय सोलंकी जी एक ऐसे कलाकार है ना कि जो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो हो गए और पन्नू गोसाई जी हो गए। हाँ। ठीक है, इन दो के साथ मुझे काम करने में ऐसा लगता है कि मैं घर पे हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है, कुछ डर नहीं लगता है, कंफ्यूजन नहीं होती कि यार अब क्या करूंगी, अब क्या करूंगी। ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और की टीम में आ रखे हो, कहीं और प्रोडक्शन में आ रखे हो। ये दिखने चाहिए बस कि अच्छा हीरो में कौन है, अच्छा वो है, हाँ फिर तो किसी भी प्रोडक्शन में ले जा लो, हम काम कर लेंगे। तो ये है कि बहुत अच्छा लगता है इनका काम करना, मन करता है कि हाँ आर्टिस्ट रहे ये चीज है। और अगर बात करें किसी डायरेक्टर की, तो कौन सा डायरेक्टर है, क्योंकि आपने विजय भारती का नाम बहुत बार ले लिया है। हाँ, विजय भारती भैया लोगों से ही मेरी शुरुआत हुई है। मैं ना उनके साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं कि ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा, मतलब इतनी यादें जुड़ी है ना बहुत सारी यादें, क्योंकि हमने बचपन जब मैं बताती हूँ कि हमारा कोई गाना देखता है ना, जैसे राजुली किसने देख लिया, तो मुझे ना कमेंट करा एक ने कि मैम ये ना गाना ना मैंने जब मैं छोटा था तब देखा था। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, दिखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का लग रहा, मतलब आदमी टाइप लग रहा। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम कौन सी क्लास में थे उस टाइम? उसने कहा 9th में। मैंने कहा मैं 8th में थी। अगर आपने मुझे बचपन से देखा है तो मैंने भी बचपन से काम शुरू किया है। यहाँ तक कि ऐसा होता था कि हमारी सहेलियां ना घर में बोलती थी हम खेलने जा रहे हैं, मैं पापा को बोलती, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, पापा को नहीं बताती थी मैं पापा बोलती पापा मैं खेलने जा रही हूँ, और ये निकलते थे खेलने और मैं निकलती थी प्रैक्टिस के लिए अजय भैया लोगों के घर। फैक्ट्री क्वार्टर्स में रहते थे उस टाइम पे, तो हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। बिल्कुल। तो हम लोग जितना टाइम पापा को बोला है ना कि 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी खेल के, तो वो टाइम मैं प्रैक्टिस में वहां देती थी, फिर उसी टाइमिंग पे घर आना। लड़कियों को बोला था मुझे यहाँ पे मिल जाना 6 नंबर पे, 6 नंबर तो सुना होगा हमने, फेमस, कि मुझे यहाँ मिल जाना। फिर हम लोग वहां मिलते थे, फिर हम घर जाते थे कि खेल के आ गए। बहुत टाइम तक, और अंकल आंटी इतने अच्छे कि अगर हम थक के कहीं प्रोग्राम से आए, शूट से हम सो गए ना सोफे पे, अंकल ऐसे गोद में उठा के लिटाते थे कि मतलब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। और अजय भैया के साथ तो मेरी केमिस्ट्री इतनी खतरनाक है ना कि अगर वो उतनी दूर भी बैठे होंगे ना और मैं यहाँ बैठी और हमें कुछ बात करनी है ना, हम ऐसी कर लेंगे और समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। और भैया और मैं डांट भी बहुत खाते थे, आंटी की और विजय भैया की डांट, बहुत डांट खाते थे हम लोग। बहुत से किस्से हैं हमारे। तो जब आप 8th में थे उस टाइम पे लगा था आपको कि मैं इतना लंबा करियर मेरा रहेगा या इसी लाइन में जाऊंगी मैं? नहीं, बिल्कुल। मैंने बताया ना आपको कि उस टाइम पे ना ये माइंडसेट तो था ही नहीं, बस ये था मुझे टीवी पे आना है, कि जैसे मैं देखती थी ना ऐसे करके दीदी लोगों को, तो मुझे भी देखें लोग, मैं भी आना चाहती थी कि मैं भी टीवी पे आऊं। और उस टाइम पता क्या होता था, सीडी आती थी और एक क्रेज और था, बड़ा खतरनाक उस टाइम क्रेज था, सीडी पे फोटो किसकी होगी। तो मतलब मेरा एक ऐसा कैरेक्टर था कि मेरे ना जिस एल्बम में मैं हूं ना, मेरा ना फोटो जरूर आता था, चाहे मेरा गाना लास्ट का हो, लेकिन मेरा फोटो जरूर उस एल्बम के कवर में आता ही आता था। उसी एल्बम के किसी कवर से मेरा फोटो जो है ज्वेलरी शॉप में भी स्टार्ट हुआ था लगना। सबसे पहले जो ज्वेलरी शॉप में फोटो लगा था वो मेरा ही लगा था। तो ये पेड प्रमोशन था कि नहीं पेड प्रमोशन तो अब ये सारे चोचलेबाजी है। नहीं था उस टाइम पे कुछ भी। यहाँ तक कि मुझे विभाग से ये भी बोला गया कि आप ना बोलिए आपकी फोटो बिना पूछे लगा देते हैं, आप केस कर सकती हो। मैंने बोला क्यों केस करना है, मैं तो दिख रही हूँ, मुझे तो दिख रही हूँ और हमारे उत्तराखंड का नाम हो रहा है, ज्वेलरी प्रमोट हो रही है, हमारा चेहरा प्रमोट हो रहा है, मैं क्यों केस करूँ। तो ये भावनाएं थी उस टाइम पे कि नहीं ऐसा नहीं है भाई। और विजय भैया लोगों की बात करूँ तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी सबको, जितने भी आज की डेट में फेमस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, ठीक है, या हीरो भी कह सकते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी होती है हमें देखकर, तो वो कहीं ना भैया लोगों के ग्रुप से ही निकले हुए हैं। ये तो है। भले आज कोई नाम लेता है नहीं लेता है मुझे नहीं पता, मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो जो थे ना हमारे पीछे कई गानों में कोरस भी किया है, मेरे गानों में ही हम लोग ग्रुप करते थे तो पीछे ग्रुप करते थे वो, तो वो कहीं ना कहीं विजय अजय भैया लोगों के ग्रुप से ही निकले हुए हैं, है ना। तो ये चीज है कि बहुत सी इंडस्ट्री मतलब एक नींव जिसे कहते हैं, मैं तो नींव इन्हीं को ही बोलती हूँ क्योंकि हमने बचपन से इनको ही देखा है। मैं इन 4-5 जो लोग हैं मैं इनको ही नींव बोलती हूँ कि उत्तराखंड की नींव जो स्टार्टिंग में रखी है वो उन लोगों ने ही रखी है। बिल्कुल। तो मिनी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इतना लंबा अच्छा करियर रहा है आपका, सब कुछ अच्छा रहा है, तो फैमिली और करियर को कैसे मेंटेन करती है आप? क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, तो कैसे मेंटेन करती है सब कुछ? मेंटेन देखा जाए तो मैं तो नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी है और भाई,
पापा तो नहीं रहे अब, लेकिन अगर ये नहीं सपोर्ट करते मुझे या ये नहीं होते ना, तो शायद आज मैं भी विलुप्त उत्तराखंडी एक्ट्रेस में होती जो आप नहीं काम कर पाती हैं। और काम ना करने का रीज़न ये नहीं है कि आपकी कंडीशन, वो यही कंडीशन होती है कि बच्चे हो जाते हैं, फिर ससुराल में फैमिली भी देखनी है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मम्मी और मेरा भाई है ना, वो इतने सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। और मेन होता है हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने भाई वहां से मना कर दिया तो चाहे आपकी माँ साथ दे चाहे भाई साथ दे, आप नहीं काम कर सकते, है ना। लड़ झगड़ के कर भी लोगे तो आप वो आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दिमाग तो खराब ही रहेगा। लेकिन किरण उनियाल जी जो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है, उन्होंने वो लाइफ जी है और अभी भी आते हैं तो हम लोग गाने करते हैं, काम करते हैं। वो इतने पॉजिटिव है ना, एक तो उनका नेचर भी बहुत, मतलब मैंने आज तक ना कोई दूसरा लड़का देखा ही नहीं है ऐसा, बिल्कुल सच में। ये मैं कह रही हूँ सबके सामने कि उनके जैसा लड़का मैंने आज तक देखा ही नहीं है। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ भगवान को, अपने भोले बाबा को, कि उन्होंने उनको मेरी लाइफ में लेके आए। नहीं तो पता नहीं कौन होता कि जो पीने खाने वाला होता, जिससे मुझे सख्त नफरत है, या फिर लड़ने झगड़ने वाला होता, या शक करने वाला, ये बहुत सी चीजें होती हैं मैरिड लाइफ के बाद तो। बट वो इन सब चीजों से बहुत परे हैं, बहुत परे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। और बाकी मेरी मम्मी, नमन मेरी माँ को, जो मतलब बहुत कुछ देखती हैं, मेरे बच्चों को देखना, अपना घर भी देखना, अपनी प्रॉब्लम्स भी देखना, मेरी प्रॉब्लम्स भी देखना, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट करती हैं मुझको। तो सब मुझे मतलब पता नहीं, सब कुछ अच्छा ही मिला है भगवान के दया से, सब कुछ अच्छा। या तो आप खुद अच्छी हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। मैं तो हुई अच्छी। इसमें अगर बात करेंगे आपके करियर पे आते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे गाने करे हैं, बहुत सारे हिट दिए हैं, तो कोई गाना ऐसा हुआ है कि जो आपसे छूट गया हो, यार इसका रिग्रेट होता है कि नहीं ये मेरे पास आया था पहले? हाँ, वो अब बोलना सही होगा ऐसे, क्योंकि जो गाना चला जाता है तो उसमें आर्टिस्ट ने काम कर चुके हैं ना, तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को लगेगा कि नहीं। बट एक सॉन्ग जो मुझे हमेशा लगता है कि मुझसे गाना छूटा है, वो विनोद सरोला जी का है, जिसमें मैं अभी तक रील्स बनाती रहती हूँ। मुझे मजा आता है उसमें रील बनाने में, क्योंकि मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, मेरी रील्स इतनी चलती है ना उस गाने में। वो है तेरी मेरी प्रीत को बंधन सो जड़िया, वो गाना मुझे इतना पसंद है ना। और उस गाने के लिए मुझे स्पेशली शूट के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद कुछ तो हुआ था कि मैं नहीं जा पाई थी। हीरो उसमें जस्सी जी हैं। हाँ, तो वो गाना मुझे है कि वो छूटा मुझसे। बिल्कुल। अगर गानों की बात करें तो आपको कैसे गाने पसंद है, रोमांटिक वाले या सैड वाले? या सैड नहीं पसंद मुझे, सिर्फ रोमांटिक? रोमांटिक सॉन्ग हो गए, या फिर फोक, अपने जो कल्चर जिसमें बहुत भरा भरा सा ग्रुप रहता है, आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस रहती हैं और डांसिंग सॉन्ग होता है, ऐसा बहुत पसंद है मुझको। और हाँ, ऐसे सैड सॉन्ग तो मुझे पहले से ही नहीं, मेरी शक्ल पे सैड सॉन्ग अच्छे भी नहीं लगते। बिल्कुल। अगर बात करें शूटिंग लोकेशन की, तो आपको कौन सी लोकेशन ऐसी लगती है कि जहाँ जाने का बार बार मन करता हो? फिर बोलूँगी तो फिर वो चीज़ यादें हो जाएंगी, क्योंकि हर्षिल जो अभी जहाँ पे धराली में आपदा आई है, तो वहाँ से इतनी यादें जुड़ी है ना, क्योंकि जिस दिन आपदा आई थी उसके सेकंड डे मैंने वहाँ पे एक मुन्ना भैया थे मतलब, तो उनका कॉल मिलाई, नहीं लग रहा था नंबर। फिर 2-3 दिन मैं करती रही कॉल, नहीं नंबर लगा। तो फिर बाद में न्यूज़ आती है कि उस आपदा में उनका भी मतलब परिवार उसमें हुआ, तो बहुत दिल को धक्का सा लगा बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया, क्योंकि वहाँ हमने इतनी शूटिंग्स करी हैं, बहुत हम लोग रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं शूटिंग जब होती है। और बाकी हर्षिल हो गया आपका, और मोस्टली शूटिंग हमारी चंबा में होती है। आगान भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे को आपसे एक चीज़ और जाननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उत्तराखंड के कलाकारों ने उत्तराखंड के लिए क्या ही क्या है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय से काम किया, तो मैं सब लोगों को वही जवाब सुनाना चाहता हूँ कि क्या किया है आपने उत्तराखंड के लिए? मैंने उत्तराखंड के लिए क्या किया है? मैं किसी भी कलाकार ने नहीं, हम क्या कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए जी? अगर जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमने उत्तराखंड के लिए ये किया है वो किया है, कुछ नहीं किया किसी ने। अगर जो कर भी रहा है ना, देखिए एक सिंगर अगर गाना गा रहा है ना, तो उससे कहीं ना कहीं उसे इनकम भी होती है, ठीक है। और पहले के टाइम की बात करूंगी तो हाँ, पहले बोल सकते हैं, पहले मैं अपने काम को बोल सकती हूँ कि मैंने तब उत्तराखंड के लिए किया है। क्यों? बिना किसी पेमेंट के काम किया, पहली बात। पापा के थप्पड़ खाए,
है ना, घर से झूठ बोल बोल के जाते थे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं शो में, लेकिन शूटिंग करके आ रही हूँ, है ना। मरते थे हम लोग अपने परिधान पहनने के लिए, अपने गढ़वाली गानों में काम करने के लिए, फिर लोग हमें देखें, कल्चर को जाने। उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि मैंने उत्तराखंड को अपना वो समय दिया है, अपना बचपन दिया है मैंने एक तरह से। जहाँ लड़कियां गुड़ियाओं से खेलती थी तो मैं वहाँ छुपके से प्रैक्टिस के लिए चल जाती थी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने शादी के बाद का पूरा जो है टर्म मैंने उत्तराखंड को दिया है। लेकिन अब नहीं कह सकती मैं कि कोई दे रहा है, क्योंकि अब सिर्फ काम पैसा, ये हम काम करेंगे यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। काम मैं उसको मानूंगी उत्तराखंड के लिए, जैसे कि अभी ना भू कानून पे लड़ाई छिड़ी थी, याद होगा आपको। तो मैंने पोस्ट भी डाली थी और रैली में जाना था हम लोगों को भू कानून की। आप यकीन नहीं करेंगे, आर्टिस्ट नहीं आया कोई भी, मतलब मैं थी, मेरा भाई था, हम लोग थे, रैली में गए। इवन वहाँ पे ये भी था कि भाई डंडे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इधर रैली किसी और की थी, इधर किसी और पार्टी की रैली थी, तो वहाँ पे ये भी था कि भाई पिट भी सकते हो। लेकिन मैं सबसे आगे थी और मेरी वो रील भी है मेरे उसमें इंस्टाग्राम में, हाँ, पोस्ट और रील भी है। तो इसको बोलेंगे उत्तराखंड के लिए करना कि आप बिना किसी स्वार्थ के कि आपको यहाँ से पैसा मिलेगा, ये छोड़ के आप कोई गाना बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी रैली में जा रहे हो, आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हो जहाँ से आपको स्वार्थ नहीं हो कि हमें यहाँ से कुछ मिलना है, उसको मैं बोलूंगी कि आपने उत्तराखंड के लिए कुछ किया है, ठीक है। बाकी तो सब बिजनेस चल रहा है। अगर बात करें, क्योंकि आप उत्तराखंड के, आपके साथ साथ एक नाम और जुड़ता है हमेशा, गीता उनियाल। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप दोनों सिस्टर हैं। हाँ, बहुत से लोग मुझसे मैसेज में भी अभी तक पूछते हैं कि आप सिस्टर्स हो थे या फिर आप देवरानी जेठानी थे, क्योंकि ये कास्ट हमारी सेम ही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, रिलेटिव हम लोग नहीं थे, ना ही हम सगी बहनें थे, मतलब खून का रिश्ता कहीं से कहीं तक नहीं था हमारे बीच में। लेकिन जब मैं इस लाइन से जुड़ी थी, इस इंडस्ट्री से, तो कुछ टाइम बाद विजय भारती भैया के जो ग्रुप में दीदी आई थी, गीता दीदी आई थी, तो तब से हमारा बॉन्ड जो है वो ऐसा बन चुका था कि मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन ही मानती, मतलब अभी भी मानती हूँ। तो हमारा ऐसा बॉन्ड था कि हम लोग ना साथ में रहना, खाना भी साथ में, उठना बैठना, और आगे जाके हम दोनों ने काम भी साथ में किया, गीत मिनी से हमने काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर जब काम बीच में इसलिए रुका क्योंकि मेरा बेटा हुआ था, बेटा होने के बाद में बहुत टाइम तक मतलब बहुत प्रॉब्लम चली, तो मैं नहीं कर पाई काम को, वो काम। फिर दीदी की खुद की जो बीमारी जो थी, ये कैंसर जो था उनका, इसकी वजह से भी काम नहीं हो पाया। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वैसा खून का रिश्ता हमारा नहीं था, ना ही हम देरानी जेठानी थे, पर हम उस रिश्ते से कहीं ऊपर थे। जो बात कोई बहन अपनी सगी बहन को नहीं बताती है, वो हमारे बीच में होती थी। जो कोई अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाता, वो। और दीदी ना बहुत सपोर्टिव थी, बहुत। भैया, विकास भैया, जब मेरा बेटा छोटा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड तो बाहर चले गए थे, क्योंकि जब बेटा हुआ तो वो चले गए थे बाहर। तो मुझे ना एक रहता था सपोर्ट कि अगर मुझे रात को कुछ भी चाहिए होगा, कुछ होगा, तो मैं वहां बोलूंगी तो वो आ जाएंगे। और विकास भैया चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक फोन में दीदी और भैया मेरे घर आते थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे बेटे से लेकर मुझे लेकर बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, और इसीलिए मैं ना उनसे दिल से आज भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये चीज थी। तो उसके बाद आपका एक, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद आपका एक बयान भी बहुत वायरल हुआ था कि जब आपने कहा था कि कोई कुछ नहीं करता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के आर्टिस्टों के लिए। पहले तो मैं बहुत कतरा रही थी, मैंने मेरी ना, आपने देखोगे उस वीडियो में, मेरी ये चीज सूझा हुआ था, ये पूरा मेरा पूरा फेस सूझा हुआ था, मैं नहीं जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बोल के बुलाया गया कि अगर आप नहीं आओगे ना, तो आप पे ये सवाल उठाया जाएगा कि आप जानबूझ के नहीं आए हो, ठीक है। मुझे पकड़ के ले जाया गया वहां पर, मेरी कंडीशन नहीं थी जाने की। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो कोई कुछ पूछ रहा है, कोई मतलब आप शौक उसमें आ रखे हो तो आप गाना गा रहे हो, मतलब मुझे नहीं, जो चीज अच्छी लगी मैंने बोली वहां पर। तो फिर एक आए, मैंने नहीं उनको बाइट दी, दूसरे आए, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं थी बाइट देने की। जब अति हो गया ना, तो मैंने वो चीज बोल दी कि भाई जीते जी अगर आपने उस कलाकार का सम्मान या उस कलाकार को उस तरीके की जरूरत की चीज नहीं दी, क्या पता वो कलाकार सफर कर पाता है ना। कि अगर आप थोड़ा सा भी, गीता दीदी ही नहीं, हमारे बहुत, अभी बुटोला भैया जो एक हमारे हैं सिंगर थे, हाँ, बुटोला भैया, नाम तो नहीं आ रहा मुझे ध्यान, लेकिन बुटोला ही थे, हम उन्हें बुटोला भैया बोलते थे ना, तो वही नाम याद है, सिंगर थे वो, लोक गायक हमारे विभाग के।
ठीक है, हमारे ग्रुप का पांडू, जैसे वो पांडू पांडू बोलते हैं, लड़का जो बजाता है ढोलक वगैरह, उसके हाथ का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ना। तो जब आप जीते जी कलाकार के लिए नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पे इतनी क्षमता है कि आप उसके मरने के बाद इतनी बड़ी जनता इकट्ठी कर सकते हो, आप उसके नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो तब जब वो बीमार है, जब उसको चाहिए, तब क्यों नहीं होता है ये सब। और मैं ना ये चीज जो अभी मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, सब कुछ साथ किसी ने फ्रंट फुट पे आके साथ नहीं दिया, ठीक है, वो तो मैं सफर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी आफत नहीं आ रही है मेरे को, मैं ठीक है कल दूसरा गाना कर लूंगी। लेकिन मैं अगर मुझे कुछ होता है, इन केस कभी अगर मैं कुछ भी ट्रेजेडी होती है, मैं चली आती हूँ दुनिया से, तो भाई मेरे लिए शोक सभा मत रखिएगा। मैं तो सबसे यही कहूंगी कि ऐसे मैं नहीं चाहती कि अगर कोई जिंदा रहने पर किसी के काम नहीं आ सके या कोई साथ नहीं दे पाए, क्योंकि मैंने देखा है गीता दीदी का बहुत बाद में हेल्प हुई होगी, जो भी हुई होगी, उसके बाद भी हुई, जब उनको उनकी बेटी के लिए किया है, विभाग ने किया है, लेकिन तब क्यों, पहले क्यों नहीं? क्या पता वो इंसान अगर उसको 1 साल और जीना हो, 2 साल जिए, उस खुशी में वो और जिए। तो ये चीज ना हमारे है यहाँ, ये इस चीज की कमी कि बाद में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो भीड़ पहले क्यों इकट्ठा नहीं होती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी, क्योंकि मिनी उनियाल अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। हाल ही में एक अवार्ड शो भी हुआ था, यहाँ पर मिनी उनियाल की पोस्ट आती है कि ऐसे अवार्ड शो क्यों दिए जाते हैं, मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्या नहीं। हाँ, मैं बताऊंगी। मैंने उसमें ये लिखा था कि मुझे इस सम्मान समारोह, कीर्ति सम्मान समारोह की परिभाषा जाननी है। मैंने वहाँ किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया था, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा था उसमें, लेकिन ये सम्मान की परिभाषा जानने का हक हर एक कलाकार को है। हर एक से, मतलब मुझे तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, 23-24 साल अगर मैंने दिए हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री को, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या मुझको ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी सम्मान की परिभाषा पूछ सकूं? और सबसे अच्छी बात तो पता है, उस पोस्ट में सम्मान की परिभाषा किसी ने खुद ही बता दी। सम्मान की परिभाषा मुझे ये बताई गई कि आपने हमारे गाने पर रील नहीं बनाई, इस वजह से हमने आपको सम्मान नहीं दिया। तो पोस्ट में लिखा उन्होंने? जी, क्या बात है, पोस्ट में लिखा गया, ठीक है। जबकि मैंने वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए डाली ही नहीं थी पोस्ट। मैं सच में जानना चाह रही थी कि जो कल के आए हुए कलाकार हैं, उन्हें अवार्ड मिल रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है, मुझे इस चीज से कोई परेशानी, मैं आज भी कह रही हूँ, मुझे इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो कलाकार इतने साल उत्तराखंड को बिना पेमेंट में काम करे हुए, उत्तराखंड को अपना बचपन दे दिया, जवानी दे दी, क्या उस कलाकार को ये जानने का हक नहीं है कि कीर्ति सम्मान या कोई भी सम्मान जो होता है समारोह, उसका उन आर्टिस्टों का, उन सिंगर, बहुत से सिंगर्स भी इसमें रह गए थे, हमारे बहुत डायरेक्टर उसमें रह गए थे, हमारे आर्टिस्ट रह गए थे, तो क्यों, ऐसा क्यों? या तो आपने वो कैटेगरी पहले ही दे चुके हो, दोबारा आप करवा रहे हो, तो मुझे बोला गया कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम है, मतलब ये हो चुका है कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं है हमारा नाम, ठीक है। सेकंड जो 57 होता ना कि चलो ठीक है आपको दे देंगे, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा पुरस्कार। बिल्कुल। फिर एक बात और है कि जैसे अभी मैंने किशन भैया का एक देखा था, पॉडकास्ट देखा था किशन महिपाल जी का ना, तो उन्होंने भी बहुत सही बात बोली थी, यूनिटी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जलते हैं, ये सब सही चीजें उन्होंने बोली हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों को ना, पहले में जैसे गीता दीदी थी जब, तो वो मुझे खींच के लेती थी, चल पार्टी में यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मतलब किसी भी उत्तराखंड में कोई फंक्शन होता तो हम चले आते थे। जब से दीदी गई हैं, मैं तो वैसे भी बचपन से ही ना, मैं वो वाली पर्सन नहीं हूँ पार्टी वगैरह, क्योंकि माहौल नहीं रहा हमारा ऐसा, क्योंकि पापा भी स्ट्रिक्ट थे, है ना, तो हमारा माहौल नहीं रहा ऐसा। तो लोगों को लगता है कि हम इसे बुलाते हैं, नहीं आती है, या पार्टीज में क्या करना है, पार्टीजों में जाके। हमारा कलाकार ना काम मांगता है, बिल्कुल। आपने 100 कलाकारों को पार्टी में बुला दिया, उसमें से सिर्फ 4 लोग ही तो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्यों जाए हम किसी पार्टी में, है ना। उतना समय मैं अपने बच्चों को दूंगी, अपने परिवार को दूंगी। हाँ, मुझे अगर काम आता है तो आप मुझे काम के लिए फोन करिए, है ना। हाँ, अगर हमारा उससे काम जुड़ा हुआ है कि हम उस चीज से जुड़े हुए हैं, उसकी पार्टी हो रही है या उसका कोई फंक्शन हो रहा है, तो हम मानते हैं। पर जहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, किसी को सम्मान नहीं है, उस सम्मान में हम ही नहीं है, तो हम कैसे चले जाएं फिर? बिल्कुल, ये चीज मैं बोलना चाहूंगी सबको। तो मिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे हिली पॉडकास्ट में आए जी। और बहुत सारी बातें, क्योंकि इस कुर्सी की खासियत है कि जो भी यहाँ पे बैठता है वो हमेशा सच बोलता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड की तरफ से आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री को इतना अच्छा आपने इसमें काम किया है, इतने अच्छे आपने सॉन्ग दिए हैं, इतने सुपर हिट गाने दिए हैं। जैसे जितना खूबसूरत आपका जो एक्टिंग करियर रहा है, ऐसा ही आपका जो प्रोड्यूसर वाला क्षेत्र है वो भी इतना ही सक्सेसफुल हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी बिल्कुल धन्यवाद, और आपकी जो शुभकामनाएं हैं जुड़ जाए मुझसे। और मैं चाहती हूँ कि जो ये सबसे पहले तो ये कॉपीराइट का जो ये है ना, ये सब ट्रेंड जो है ना, ये खत्म हो जाए और भाईचारे से रहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोड्यूसर बहुत पहले, पता है, पहले भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर आके चले गए हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, बिल्कुल ठप नहीं काम करते हैं ना। आर्टिस्ट तो तब भी था, अब भी है, बिल्कुल, है ना। तो ये है कि कदर करिए, है ना। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि भाई शुभकामनाएं रखिए, शुभकामनाएं तभी काम आएंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे और ये चीज़ ना हो आगे से। तो चलिए, उन लोगों के लिए भी आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए जो आपको इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं, इतने पसंद करते हैं, आपको बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे, चिट्ठी भी आई होंगे कभी, तो उन सभी के फैंस के लिए अपना एक प्यारा सा मैसेज भेज दीजिए बस। उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनको, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर बोलने के लिए आई हूँ। क्योंकि देखो, मैं गलत किन्हीं लोगों के लिए गलत होंगी, लेकिन मुझे पता है मैं अपनी जनता के लिए क्या हूँ, और उनके ही सपोर्ट की मुझे इंस्टाग्राम में इतने मैसेज आते हैं ना कि मैम आप जाइए ना, आप जाइए वहाँ पर। तो आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और आप लोगों को जो हुआ है मेरे साथ में, मैं वो बताने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, है ना। तो ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको, जो भी आपका नया प्रोजेक्ट आएगा आगे आने वाले टाइम। धन्यवाद।